नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों अभी आपके लिए आज हाजिर है मोस्ट ऑफ द PYQ जो रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी थे उनको आज कवर करेंगे। इससे पहले वाले आपने मेरा वीडियो और सुमन मैडम का वीडियो अच्छे से देखा होगा और ये वीडियो देखने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। PDF के अंदर कुछ और क्वेश्चन ऐड करवा रहा हूँ, वो भी आप देखोगे जो कि यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वन वर्ड्स है लेकिन वो सीधे आने की पॉसिबिलिटी उनकी भी बनती है। तो वो PDF ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां जाकर के देख लो। आज जो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना। जितना सिलेबस है, जो पहले BSc का सिलेबस हुआ करता था नॉर्मल ईयरली BSc का, इस बार सेमेस्टर के BSc के सिलेबस में जितना ज्यादा डिफरेंस आया है, कुछ टॉपिक हटे हैं, कुछ टॉपिक नए आए हैं। तो जितना सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक को ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उनको लेकर के आज हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे सिलेक्ट किए थे, वैसे जितने क्वेश्चन रह गए थे वो आज अपन इसके अंदर सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आज का क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आया आपका कार्बोकेटाइन या फिर कार्ब धनायन। तो दोस्तों ये कार्ब धनायन या कार्ब केटाइन, मैं सिर्फ यहां पर आपको कार्ब धनायन नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद में आपका आएगा कार्ब ऋणायन, उसके बाद में आएगा मुक्त मूलक। पहले आपके नॉर्मल BSc के अंदर टोटल 5 इंटरमीडिएट थे, उनमें से 3 इंटरमीडिएट इस बार आपके सिलेबस में है। तो कटे कौन कौन से? एक कार्बिन कट गया, एक बेंजाइन कट गया। कौन कौन सा कट हुआ है? कार्बिन और बेंजाइन जो आपका था वो इस बार सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो 100% उनको एग्जाम में नहीं देना चाहिए, और यदि आता है तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि तीनों सिलेबस के अंदर मेंशन है। एक क्वेश्चन इनमें से बनता ही है। ये क्या है? कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटाइन, उसके बाद में आएगा कार्बो एनाइन, और उसके बाद में आएगा फ्री रेडिकल। ये 3 है, ये इंटरमीडिएट है यानी मध्यवर्ती है। अब सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है, आओ समझो। पहले हम इंटरमीडिएट को समझेंगे, उसके बाद में इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, आपने कोई भी अभिक्रिया करवाई है, कोई भी अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया आपकी है, वो A से कहां जा रही है कि सर A से B में जा रही है। तो A आपका क्या हुआ? ये आपका A होता है, वो होता है आपका रिएक्टेंट। क्या होता है सर? रिएक्टेंट। हिंदी मीडियम बोले तो क्रियाकारक। क्या होता है? क्रियाकारक। और बी आपका क्या होता है? वो होता है सर आपका प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट, यानी आपका क्या होता है? आपका उत्पाद। क्या होता है? ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे सिंपल तरीके से लिखो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या कोई भी रिएक्टेंट है वो उत्पाद में बदलते हैं। अब रिएक्टेंट उत्पाद में कैसे बदलते हैं? अब ये जरूरी नहीं है रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट क्या हो सकता है? A2 यानी आपका H2 है, तो क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे ये कोई मान लो आपके पास में A2 है, यहां पर ये आपका A2 प्लस C2 मिल करके BC बना रहे हैं, या फिर AC बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? AC बना रहे हैं। तो क्या हुआ होगा, यहां पर ये आपका A और A के बीच में बंद था, प्लस C और C के बीच में बंद था। ये बॉन्ड आपस में टूटे होंगे और A और C के बीच में वापस बंद बन गया होगा। तो ये क्या सीधा बंद तो बना नहीं होगा, सीधा बंद टूटा नहीं होगा। पहले ये A और A के बीच में बंद तोड़ना पड़ेगा और C और C बीच के बंद तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये AC इसके साथ में जाकर के बॉन्ड बनाएगा। मतलब क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट है, आपके जो क्रियाकारक है, उन क्रियाकारक अणुओं का बॉन्ड टूटा होगा, तब जाकर के प्रोडक्ट का बंध बना होगा। तो क्या हुआ यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस प्रकार से देखोगे कि यहां पर आप यदि किसी भी अभिक्रिया का ग्राफ बनाते हो तो क्या लिखते हो? मान लो यहां पर आपका है A2, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, यहां पर जाएगा और इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है, और आपका यदि उत्पाद B2 है तो यहां पर B2 बनेगा। इनको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। यहां पर जो बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती। मतलब मध्यवर्ती या फिर इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होती है जो बहुत ही कम समय के लिए उपस्थित होगी, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए, मिनी सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर ये उपस्थित होती है, लेकिन इसका निर्माण 100% होगा, तब जाकर के आपका उत्पाद बनेगा। तो सर ये जो इंटरमीडिएट है ये कितने प्रकार के हैं? ये इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बन सकता है यानी कार्ब धनायन बन सकता है, कार्बो एनाइन बन सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है, बेंजाइन बन सकता है और कार्बिन बन सकता है। ये टोटल 5 प्रकार के तो होते हैं।
जिनको हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आपके सिलेबस में टोटल 3 प्रकार के ही रखे हैं और तीनों के तीनों आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, अब सर कार्बोकेटाइन कैसे इंटरमीडिएट बनेगा? आपके पास में कोई भी एक मान लो स्पीशीज है CH3Cl या फिर आपके पास में है CH3Br, तो इसमें क्या होगा, एक CH3 के साथ में क्या है Br जुड़ा हुआ है। अब ये Br या Cl, इनकी आपको पता है विद्युतरिता ज्यादा होती है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर इस प्रकार से प्लस आवेश लग जाता है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस प्रकार की जो स्पेसीज बनती है उसको बोलते हैं कार्बोधनाइन, और ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो मतलब क्या हुआ, आपको मान लो इसके साथ में किसकी रिएक्शन करवानी थी, H2 की करवानी थी, तो आपको यहां पर क्या है, इस क्लोरीन को हटाना है और यहां से एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो आप इस यहां से जो H2 के बीच में बॉन्ड है, H और H के बीच में बॉन्ड है, ये भी टूटेगा, बिल्कुल सर टूटना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती जो होता है, ये किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए जरूरी होता है, और ये उस अभिक्रिया यानी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वाली स्टेज है, उसके मध्य की स्टेज है, इसलिए इसको मध्यवर्ती बोला जाता है। तो ये इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती जो होता है, इसके गुण क्या होंगे कि सर ये बहुत ही कम समय के लिए स्थायी होंगे, ये किसी भी रिएक्शन को आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी उसको भी बताते हैं, इनका निर्माण होना जरूरी होता है, बिना इंटरमीडिएट बने सीधा उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्थायी बनने की पॉसिबिलिटी होगी, रिएक्शन उतनी अच्छी होगी, उत्पाद उतना ही अच्छा बनेगा। ये तो इंटरमीडिएट के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोकेटाइन यानी आपका कार्बोधनायन से स्टार्ट हो रहा है। तो लो कार्बोधनायन के बारे में आपको एग्जाम में आ जाए कि कार्बोकेटाइन क्या है बताइए, या फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपका इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती कार्बोधनायन क्या है उसे समझाइए, या कार्बोधनायन की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या कौन सी बातें लिखनी है, तो सबसे पहले लिखोगे कि कार्बोधनायन जो है, ये पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा। कार्बोधनायन जो है वो आपकी 6 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पेसीज है, यानी आपके कार्बोधनायन या कार्बोकेटाइन जब भी निर्माण होगा तो उसमें जो सेंट्रल कार्बन है या फिर मध्य कार्बन है उसके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस आवेश होगा। पहली लाइन क्या हो गई, कार्बोकेटाइन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ ए पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अब ये जो कार्बोकेटाइन है आपका, इसमें जो सेंट्रल एटम या फिर केंद्रीय धातु जिसके ऊपर प्लस आवेश लगा हुआ है उसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश लगा हुआ है, उसका संकरण क्या है यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो दोस्तों संकरण और हाइब्रिडाइजेशन, जब आपका कार्बोधनायन होगा तब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। तो क्या आप दूसरी लाइन क्या लिखोगे कि सेंट्रल एटम यानी कार्बोधनायन या फिर कार्बोकेटाइन के सेंट्रल एटम कार्बन का संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कौन सा होता है कि सर sp2 होता है। अब ये आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इसके यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इसकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी। एक बीच में कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन आपका इस प्रकार से यहां पर जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन आपका कहां है, ये तीनों के बीच में इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन एक ही प्लेन के अंदर है। ये आपकी एक सरफेस है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तीनों एक त्रिकोण के रूप में होंगे और ये इनके बीच में जो बॉन्ड कोण होता है वो होता है 120 डिग्री का। कितना होगा कि सर 120 डिग्री का बंद कोण होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये है आपके कार्बोकेटाइन की। तो तीसरा पॉइंट कार्बोकेटाइन के लिए क्या लिखोगे कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है या फिर त्रिकोणीय आकार में होता है। और ये त्रिकोणीय भी कैसा, एक ही प्लेन के अंदर है, समतलीय त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है, समतलीय त्रिकोणीय होता है। इनके बीच में बंद कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कार्बोकेटाइन है इसका निर्माण कब होता है, ये बनेगा कब। तो ये कब बनेगा, आपने कल वाले लेक्चर मैडम के लेक्चर के अंदर सुना होगा कि आपका 2 प्रकार का बंध विखंडन या फिर बंध विदलन होता है। कौन कौन सा होता है कि एक होमोलैटिक क्लीवेज होता है, एक हेटेरोलैटिक क्लीवेज होता है, यानी आपका एक समांश विखंडन होता है और एक विसमांश विखंडन होता है।
समांश विखंडन में क्या होगा कि आपके पास में कोई भी स्पीशीज है, यानी आपका H2 है, यानी H2 के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटे कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, तो इसका जो निर्माण होता है इनको फ्री रेडिकल बोला था। ये वापस रिवाइज हो रहा है कल का ही कॉन्सेप्ट। जब आपके पास में किसी भी बंध इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा है कि सर वो होमोलैटिक क्लीवेज हुआ है। इस बंध का कौन सा क्लीवेज हुआ है सर? इसका समांश विखंडन हुआ है, उसकी वजह से जो बना है वो फ्री रेडिकल बना है। लेकिन कोई एक स्पीशीज ऐसी आ जाए आपके पास में, किस प्रकार की, ये देखिए आपके पास में एक स्पीशीज है कार्बन हाइड्रोजन, ये आपको येलो कलर शायद नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन 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 और इधर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इसका आपको कौन सा करवाना है क्या सर? हेटेरोलेटिक, कौन सा? हेटेरोलेटिक क्लीवेज या फिर विसमांश विखंडन। कौन सा? हेटेरोलेटिक क्लीवेज या फिर विसमांश विखंडन आपको करवाना है। विसमांश विखंडन में क्या होगा कि कोई एक स्पीशीज होगी, कोई एक परमाणु होगा जो इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉन? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसी दो स्पीशीज के बंध बीच में बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक स्पीशीज के पास में जाए और दूसरे स्पीशीज के पास में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पूरी एक तरफ हो जाएगी। अब आपको ये तो पता है कि कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है, यानी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है कि सर क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई कि सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगी। मतलब क्या होगा, ये क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आप तोड़ोगे, जब इस बंध का विदलन करोगे, कौन सा? विसमांश विदलन या फिर हेटेरोलेटिक क्लीवेज करोगे, तो आपके कुछ इस प्रकार की स्पीशीज आ जाएगी। कौन कौन सी? देखो एक कार्बन, कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए 3 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ में एक आएगा आपका Cl। क्या आया? Cl, और इसके ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या हो गया? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, Cl माइनस आया, मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस प्रकार से कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो होता है वो हेटेरोलेटिक क्लीवेज या फिर विसमांश विदलन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हेटेरोलेटिक क्लीवेज या फिर विसमांश विदलन की वजह से होता है। और इस हेटेरोलेटिक क्लीवेज या इस विदलन के अंदर जो आपकी कार्बन के साथ में जो स्पीशीज, जो परमाणु, जो समूह या जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? वो ग्रुप इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर ज्यादा विद्युत ऋणी होना चाहिए, तब जाकर कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। क्योंकि जब आपका कार्ब धनायन की जगह कार्ब ऋणायन पढ़ोगे तब भी वहां पर हेटेरोलेटिक क्लीवेज होगा, लेकिन तब यहां पर जो स्पीशीज Cl की जगह होगी उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होगी, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तब कार्ब ऋणायन का निर्माण होगा, कार्ब एनायन का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि कार्बन और उसके साथ में जो स्पीशीज जुड़ी हुई है उसके पास वाली स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से जो बंध विदलन होगा उसकी वजह से क्या बनेगा? कार्ब धनायन का निर्माण होगा। रख लोगे इतना याद? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब आपको पता है ये प्लस सिर्फ नाम मात्र का प्लस है। ये आपका धनायन में ये जो धन आ रहा है ना, ये धन बहुत ही नाम मात्र का है। ये कहते हैं ना दिखावटी दांत है इनके। यहां पर नाम तो इनका धनी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के रूप में बहुत ही ज्यादा ऋणी है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसके पास में? इस कार्ब धनायन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसा बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन न्यून या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो सीधी सी बात है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कम होगा वो किसके साथ में अभिक्रिया करने की कोशिश करेगा या किससे जुड़ने की कोशिश करेगा? जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये नाम से धनी है, बाकी बहुत ही बड़ा क्या है, देवालय है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया आपका कार्बोकेटाइन। इनके बारे में ये जो बातें बोली, इतनी बातें आप याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? आपको याद रखनी ही है। किस प्रकार से याद रखनी है, ये लो आपके सामने आपके लिए आज लेकर आ गया, वही पहले की तरह आपको पीडीएफ आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दी। देखो क्या लिखोगे, कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कार्बन इज sp2 हाइब्रिड विथ प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये पड़ा आपके पास में सेकेंड टॉपिक, बंद विदलन विषमांश का होगा, तब आपके पास में बनेगा 120 डिग्री का कोण बना लिया है। अब बात आएगी, एक और पॉइंट रह गया, कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बता दिया क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। अब आती है कितने प्रकार के कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो आओ देखो, आपके पास में टोटल आपको 3 से 4 प्रकार के कार्बोधनाइन। अब एग्जाम में इस स्पेसीज के साथ साथ में एक क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं भी करे और पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ इतना लिख के नहीं आना है, आपको क्या लिखना होगा, कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोधनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर आपके स्थायित्व का क्रम लिख के आना है। तो कितने प्रकार के होंगे, यहां पर मैं आपके सामने सब अलग अलग बना, कार्बन CH3 यहां पर पॉजिटिव, कार्बन CH3 और यहां पर आपका हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव, कार्बन CH3 हाइड्रोजन ये आपका पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हाइड्रोजन अब क्या मुझे आप इनके नाम बता सकते हो जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए हैं? कौन से? जिन्होंने हमसे लेक्चर अटेंड कर रखे हैं वो इनका आंसर पहले जाकर कमेंट करो कि इसको कौन सा कार्बन बोलते हैं, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा और ये कौन सा है। सबसे पहले देखो, इस कार्बन से जिस कार्बन के ऊपर प्लस लगा हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर धनायन है, वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो आप बोलोगे कि सर फिर हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर आपका बोलेंगे तृतीयक कार्बोधनायन। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर तृतीयक कार्बोधनायन। ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको बोले 2 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर द्वितीयक कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर द्वितीयक कार्बोकेटायन। ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राथमिक कार्बोकेटायन। ये हो गया आपका मेथिल कार्बोकेटायन। आई बस में। अब सर इन सब में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पहले से फिक्स्ड है, आपको इतना लिख के आना है, चाहे वो पूछे या फिर ना पूछे। सिर्फ कार्बोधनायन ही पूछा है तो भी आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसके टाइप आपको लिख के आना है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्थायी जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री और सबसे ज्यादा में CH3 पॉजिटिव। सर ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको समझाना होगा कि ये सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप उनको? देखो यहां पर देखो CH3 के बाद में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, सॉरी कार्बन प्लस जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ उनसे कितने कार्बन जुड़े हुए? 3 कार्बन जुड़े हुए। अब इसका जो स्थायित्व बढ़ा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है, कौन सा? इस CH3 वाला कार्बन है, ये इस बंध के द्वारा, ये इस बॉन्ड के द्वारा क्या कर रहा है? इस CH3 को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। यानी आपने पढ़ा होगा
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या पढ़ा होगा? एक इफेक्ट आता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या और भी सिंपल नाम बोलो तो हम इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। तो सर प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप, ऐसे समूहों द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें क्या करेंगे कि उनको इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होते हैं वो अपने पास वाले कार्बन को डोनेट करते हैं। मतलब ये प्लस आई वाले कैसे हैं? ये दानवीर है। ये किसका डोनेशन करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो CH3 ग्रुप है ये कैसा है? ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। कौन सा इफेक्ट दर्शाता है? सर प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। तब इसके पास में टोटल 3 CH3 है जो इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन दान में दे रहे हैं। तो अब आपको पता है कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो कैसा होता है कि सर हमारा कार्बोकेटाइन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यून है। यानी इसके पास में, बेचारे के पास में पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इनको कोई इलेक्ट्रॉन देने लग गया तो कैसा हुआ? जब आपके पास में किसी चीज की कमी हो और आपको वो चीज कोई बाहर से मिल रही हो तो आपको लगता है ना कि आपके पास में स्टेबिलिटी आई है। वैसे ही देखो इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है उसके पास में 3 ऐसे ग्रुप है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। 3 ऐसे ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। मतलब 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए होने के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पास में 2 प्लस आई ग्रुप है। कितने? 2 प्लस आई ग्रुप है। तो इसके पास में इसके कंपैरिजन में कम स्थायित्व है, लेकिन सबसे बात हो यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो कोई बच्चा ढेर होशियार नहीं कहूंगा मैं उसको, जिसने टॉपिक पढ़ रखे होंगे वो क्या कमेंट कर सकता है कि सर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? सर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन सब में लग रहा है, यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमने क्या है प्लस आई इफेक्ट की सहायता से इसको समझने की कोशिश की। तो आपको पूछे कोई भी कभी भी क्या कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्रम क्या होता है, तो क्या लिखोगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आई बात समझ में? क्या लिखोगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में? और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब उससे जुड़ा हुआ ग्रुप कैसा हो? प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला हो। ये भी पीडीएफ के अंदर है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये लो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं पीडीएफ में नहीं है, तो ये देखो कार्बोधनाइन का स्थायित्व सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसके बाद में इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कार्बोधनाइन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पेसीज होती हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो समूह धनावेश कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा वहां स्थायित्व ज्यादा होगा। आई बात समझ में? फिर इसको देखो बनाया है और वापस लिखा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में तृतीय कार्बोधनाइन के पास में 3 प्लस आई समूह जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है। तो ये तो बात हो गई अपने किसकी? अपना पहला क्वेश्चन कौन सा? कि सर कार्बोधनाइन के बारे में हमने सब बातें पढ़ ली है। इसको आप आराम से देखो, अब आपके एग्जाम तो आ ही गया है, तो ये तो आपको इतना तो याद, 1 दिन 2 दिन के लिए तो याद रह ही जाएगा, और 1-2 दिन रखोगे तो एग्जाम तो सर पे ही है। ठीक है, उसके बाद में ये लो आपका सेकेंड क्वेश्चन कार्बोरेनाइन। पहले कौन सा पढ़ा? कार्बोधनाइन, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी लेकिन नाम धनी था। इसके पास में क्या? कार्बोरेनाइन। और ऋणायन से ये तो ऋण पहले से लेके बैठा है, ऐसी बात नहीं है, नाम उल्टा है इसका, लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? इसके पास में धन ही धन है। ठीक है, देखो नाम से कंफ्यूज नहीं होगे। कार्बोरेनाइन और कार्बोधनाइन में कोई भी फर्क नहीं है। यहां पर आपके पास में कैसा था? पॉजिटिव आयन था, यहां अब आप कर दो नेगेटिव आयन, और 3 तो आपके पास में जैसे ही कोई आपका एल्कीन समूह या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो सर इसमें क्या पॉइंट लिखने हैं?
सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या था, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में एक पॉजिटिव चार्ज था। इसमें उल्टा करो, क्या करोगे कि सर इसमें 6 नहीं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है भाई, बात हमने मान ली। ओके सर, उसके बाद में कार्बोकेटाइन के अंदर देखो, रिवीजन भी साथ में करवा रहा हूं। कार्बोकेटाइन के अंदर उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था कि सर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। कौन सा था? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, लेकिन कार्बोरेनाइन इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा, वो होगा आपका sp3। कौन सा होगा? इस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा आपका sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होगी, बीच में कार्बन रहेगा, ऊपर ये प्लस आवेश है, ये कुछ इस प्रकार से लॉन पेयर के रूप में रहेंगे और 3 इसके पिरामिड के फॉर्म में रहेंगे। यानी आई बात समझ में? एक कार्बन, इस कार्बन के ऊपर की तरफ लॉन पेयर, कैसा? ऊपर की तरफ पिरामिड बनाते हुआ लॉन पेयर, और नीचे की तरफ ये जो कार्बन है इसको खड़ा रखने के लिए 3 पांव आप रख दो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ट्रायंगल पिरामिडली, कैसी? ट्रायंगुलर पिरामिडली, यानी आपकी NH3 की स्ट्रक्चर होती है। किस प्रकार से? NH3 में एक नाइट्रोजन, उसके नीचे की तरफ 3 हाइड्रोजन और ऊपर की तरफ लॉन पेयर। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर ही आपकी किसकी होती है? आपकी कार्बोरेनाइन की होती है। तो कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए? 8 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पेसीज होगी, उसके पास में कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बंध है, उसके पास में एक नेगेटिव आयन है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण है sp3 है, उसकी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति है वो कैसी है? ट्राइगोनल पिरामिडल है। पहले वाले की कैसी थी? एकदम ट्रायंगल थी। कैसी थी? एकदम त्रिकोणीय थी, लेकिन इसमें एक पिरामिडल बन गया है और इनके इलेक्ट्रॉन, ये कौन से? लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होने की वजह से पहले यहां पर कार्बोकेटाइन के अंदर कितना बॉन्ड एंगल था सर? 120 डिग्री था। अब कितना हो जाएगा? 109 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। उसके बाद में हमने और क्या पढ़ा था कि इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण भी आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से होगा, यानी आपका विषमांश विखंडन की वजह से होगा। लिखो, बनाओ, इसमें ही तो मजा है सीखने में। तो देखो, एक कार्बन, ओके सर, एक हाइड्रोजन, ओके सर, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और इससे एक ऐसी स्पेसीज जुड़ी हुई होगी जिसको मैंने Y से निर्देशित कर रहा हूं। Y का मतलब क्या है? यहां पर देखो, यहां पर आपका होगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। कौन सा? हेटेरो, यानी आपका विषमांश विखंडन होगा। विषमांश विखंडन होगा तो इधर देखो, कार्बन बनेगा, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन और एक नेगेटिव, और उसके साथ में आपका Y पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। तो आप क्या लिखोगे कि एक स्पेसीज, एक यौगिक का विषमांश विखंडन या फिर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कुछ इस प्रकार से हो कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो परमाणु है, जो उससे टूटकर अलग हो रहा है या जिसका विदलन हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणता जो होती है वो इस कार्बन से कम होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? यदि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच पाने में क्या रहेगा? सक्षम रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे, तभी जाकर के कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। कैसा है? ज्यादा है। कार्बोकेटाइन कैसा था सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून था, उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। लेकिन आपका कार्बोरेनाइन या फिर कार्बोएनाइन जो है, इसके पास में कैसा है सर? ये इलेक्ट्रॉन धनी है, यानी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बॉन्ड है। कैसा बंध है? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बंध या फिर इलेक्ट्रॉन धनी बंध है। इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। तो ये किसके साथ में बंध बनाएगा? जिसको इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उनके पास में जाकर बंध बनाएगा। अब बात आती है सर इसका स्थायित्व क्रम क्या होगा? उसको तो क्या थी कि सर उसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उनके पास में जितने प्लस आई वाले यौगिक थे उतना ही ज्यादा इसका क्या था? स्थायित्व बढ़ रहा था। किसका? कार्बोकेटाइन का। लेकिन ये क्या है? ये सर कार्बोधनायन है, सॉरी कार्बोरेनाइन है। इसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन है,
पहले से इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ज्यादा धन आ जाएगा तो पागल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। तो इसका स्थायित्व कब ज्यादा होगा? तो इसका स्थायित्व का क्रम सीधा उल्टा होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? आओ समझ लेते हैं। लिखा हुआ तो आपकी पीडीएफ में है ही। देखो, एक हो गया आपका कार्बन, इसके साथ में CH3, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3, ये नेगेटिव। उसके बाद में कार्बन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH3 हाइड्रोजन और CH3। उसके बाद में कार्बन, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, और फिर एक लास्ट और बना लो तो आपका हो जाएगा CH3 नेगेटिव। देखो, इसके पास में 3 प्लस आई है, पहले से ही इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, ऊपर से और 3 लोग इसको पैसे देने वाले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा, धनी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पास में कोई भी, बेचारे के पास में CH3 के पास में, सॉरी CH3 माइनस के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये अपनी जिंदगी में संतुष्ट है। तो इसके स्थायित्व का क्रम क्या लिखोगे कि सर सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? CH3 नेगेटिव, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरा मन हो गया है, ठीक है? इसका आंसर जो देगा वो इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। एक मेरे पास में स्पेसीज है कार्बन, कार्बन के ऊपर एक लगा हुआ है CH3, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, ठीक है? एक कार्बन है, इसके ऊपर लगा हुआ है Cl, इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है? ये A, ये B। अब क्या है, देखो कोई भी सीटिंग नहीं करेगा, पहले इसका कमेंट कर दो कि सर A स्टेबल हो गया, B स्टेबल हो गया, बाद में कमेंट डिलीट नहीं करना है। मैं देखता हूं कौन कौन सही ढंग से पढ़ रहे, ईमानदारी रखोगे, क्योंकि अब पहले वीडियो देख करके इसका आंसर देख के फिर कमेंट नहीं करना, पहले कमेंट करो, मैं देखता हूं किसने ढंग से पढ़ाई की है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब जिन्होंने प्रेरणिक प्रभाव यानी आपका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है वो आराम से सही कर सकता है। यहां पर क्या है, एक CH3 है, कमेंट कर दिया आराम से, नहीं तो पॉज करो, कमेंट करो, फिर पढ़ने आओ। मैं देखता हूं एक एक का कमेंट रिप्लाई करने वाला हूं। देखो, एक CH3 है, यहां पर एक क्लोरीन है। ये CH3 कौन सा इफेक्ट दर्शाता है कि सर ये तो प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाएगा। तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो सर इलेक्ट्रॉन देगा तब तो ये अनस्टेबल होगा। लेकिन सर कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर इस वाले कंपाउंड से करना है। इन दोनों में से कौन स्टेबल है वो बताना है। देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी दोनों जगह सेम है, सिर्फ फर्क इसमें CH3 और Cl में। और आपको पता है जो आपका Cl है, ये तो यहां पर कौन सा इफेक्ट दर्शा रहा है सर? यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट दर्शा रहा है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन ये तो क्या है सर, ये Cl माइनस है। Cl माइनस कौन सा इफेक्ट दर्शाता है सर? माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है, माइनस आई दर्शाता है। मतलब ये तो यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ही लेके जाएगा। तो यहां पर देखो, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कमी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन क्या थे? ज्यादा थे, और इस पर से ये थोड़ा बहुत लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। तो ये इसको ओवरऑल क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। तो आपका बी पहले ज्यादा स्टेबल था, ए कम स्टेबल था। अब जाकर के कमेंट डिलीट मत करना, या फिर अब कमेंट मत कर देना सर बी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? तो इस बारे में ये भी बातें हमने पढ़ ली है। एक बार वापस चलते हैं पीडीएफ के ऊपर, सब सारी बातें है या नहीं है वहां पर, आपको वापस से एक बार दिखा देता हूं। ये लो, ठीक है? कार्बोरेनाइन पूरी बातें एज इट इज लिखी हुई है। ए ग्रुप विच कंटेन सेंट्रल एटम हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोरेनाइन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नेगेटिव होगा, जैसा मैंने बोला वैसा सब कुछ।
sp3 हाइब्रिड होगा, ओके, sp3 संकरित होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पर भी समांश विखंडन होगा तब जाकर के नेगेटिव बनेगा। ये हमने जैसी आकृति बनाई थी वैसी की वैसी इसकी आकृति होगी। और उसके बाद में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बॉन्ड है। कैसा है कि सर इलेक्ट्रॉन धनी बंध है, सॉरी नहीं, इलेक्ट्रॉन धनी बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद में देखो स्थायित्व का क्रम क्या लिखोगे, ये लीजिए आपके सामने एज इट इज पड़ा है। सबसे पहले क्या है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और उसके बाद में CH3 माइनस है। और ऐसा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। क्या हमने यही सब पढ़ा था? इतनी बातें तो याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये BSc का बेड़ा पार होगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ओके, अब क्योंकि ये दोनों आपको मैंने पढ़ा लिया, कार्बोकेटायन और कार्ब ऋणायन, दोनों आपको समझ में आए हैं। तो अपन क्या करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक को यहीं से समझ लेते हैं। आपके पास में कार्बोकेटायन या फिर कार्ब ऋणायन जो आपका था, उनका निर्माण कैसे हो रहा था कि सर हेटेरोलेटिक क्लीवेज से हो रहा था। लेकिन कल ही मैडम ने आपको बताया था कि जब आपका होमोलेटिक क्लीवेज होता है, मतलब दो ऐसी स्पेसीज हो, किस प्रकार की स्पेसीज हो, देखो आपके पास में कोई ऐसी स्पेसीज हो, जैसे आपके पास में H2 है, क्या है H2 है, इसमें क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब इन दोनों में किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं होगा, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो दोनों समान ताकत लगाएंगे, तो आपका जो बॉन्ड होगा वो यहां से टूटेगा। तो बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा। इस वजह से जो आपका फ्री रेडिकल जो होता है उसके पास में कैसी स्ट्रक्चर होगी कि फ्री रेडिकल के पास में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा। किस प्रकार से, ये लीजिए, ये हो गया आपका एक ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये आपका इस प्रकार से आपका मुक्त मूलक होता है, फ्री रेडिकल होता है। और कौन सा क्लीवेज होगा कि सर होमोलेटिक क्लीवेज या फिर समांश विखंडन होगा। ये सारी बातें लिख दिए। एक ऐसा समूह जो विद्युत रूप से उदासीन हो, मतलब उसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में उपस्थित होता है। और रही बात, ये जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, मतलब ये कैसा होगा, ये भी आपका अनस्टेबल होगा। जो अनस्टेबल होगा वही क्रियाशील होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर वापस से ये कैसे किस शेप में आ गया है, ये इस बार फिर से आपका 120 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये कार्बोकेटायन के जैसा दिखेगा। किस प्रकार का दिखेगा, कार्बोकेटायन की तरह दिखेगा। यहां पर जो बॉन्ड टूटा था ये कौन सा है, आपका p ऑर्बिटल है, px, py और pz। तो pz के अंदर दोनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। एक लोब्स आपका जो इस प्रकार से बनता है, क्या होता है, एक लोब बनता है इस प्रकार से, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन आपका खाली है, क्यों, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की तो पहले से आपको पता है कार्बन के पास में कमी रहेगी। लेकिन एक के अंदर आपका क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये इस प्रकार की आपको क्या हो गई, मुक्त मूलक की संरचना हो गई। अब ये मुक्त मूलक जो होता है, क्या इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसके पास में कहता है ये भी आपका इलेक्ट्रॉन न्यून या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास में भी क्या है सर, कि सर इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि कोई उसको आकर के दान दे दे, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, आपके पास में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, दान में जब मिलने शुरू हो जाएंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। मतलब इसका स्थायित्व भी कैसा होगा, इसका स्थायित्व भी आपके किसके जैसा होगा, कि सर कार्बोकेटायन के जैसा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। आई बात समझ में, ये लीजिए आपका एज इट इज सारी बातें लिखी हुई है। कैटायन में तृतीयक, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटायनी, 3 डिग्री मुक्त मूलक में जो आपका 3+I जुड़े हुए होते हैं, ये एज इट इज लिखना है जैसा कि इसमें था कार्बोकेटायन के अंदर था, ठीक है। ओके, ये आ गया आपके 3 क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए हैं कंप्लीट। कौन कौन से, कार्ब धनायन हुआ सबसे पहले, उसके बाद में आपका कार्ब ऋणायन हुआ, उसके बाद में आपका मुक्त मूलक हुआ। मुक्त मूलक के पास में एक कार्बन के पास में यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 3 आपके बंद बनाकर रहेंगे,
ठीक है। और इनके बीच में कितना कोण रहने वाला है सर, 120 डिग्री का रहने वाला है। इसकी शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर शेप का होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो वहां पर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो वहां पर भी हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको इसका भी हाइब्रिडाइजेशन लिखा देता हूं, तो देखो लिखा हुआ होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो हम लिख देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। बिल्कुल एक भी लाइन मिसिंग नहीं है आपकी, सब कुछ आपको एज इट इज लिखवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपको समझना है। सबसे पहले बताओ आइसोमर्स या फिर समावयवी क्या होते हैं। हमने ये क्वेश्चन बहुत ही छोटी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइसोमर्स या फिर समावयवी वो होते हैं, एक रटी रटी परिभाषा होती है, बोलते आते हैं, जिसका अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको समावयवी यानी आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसा सबने पढ़ा होगा। लेकिन अब यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, मान लो आपके पास में एक कार्बन है, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। ये आपके पास में दो कार्बन हो गए, इन दोनों कार्बन के साथ में अब इनके पास में दो दो वैलेंसी पूरी होगी। लेकिन आपको पता है कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, कि सर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड तो बनाएगा, ऐसे ही तो मानने वालों में से नहीं है। तो लो यहां पर 1 2, यहां पर भी 1 2, यहां पर जो दो दो स्पेसीज है ये एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका ज्योमेट्रिकल या फिर ज्यामितीय समावयवी नहीं पाया जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर ज्यामितीय समावयवी को यदि आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूं तो आपने पढ़ा होगा समपक्ष और विपक्ष, यानी आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ट्रांस और सिस कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़े होंगे या फिर नाम सुना होगा। तो जो सिस और ट्रांस होते हैं वही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर ज्यामितीय आइसोमर्स होते हैं। तो वो किस प्रकार से होते, देखो यहां पर मान लो इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख दूं CH3 और इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख दूं CH3, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3, ठीक है। इसमें CH3 और CH3 एक दूसरे के कैसे हैं, क्रॉस में है, एक दूसरे के सामने है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांस। क्या बोला जाता है, ट्रांस, या फिर हिंदी में बोलते हैं विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष। लेकिन इसमें देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों एक ही साइड में है, इसके लिए इसको बोला जाता है सिस या फिर इसको बोलता है समपक्ष। क्या बोला जाता है, समपक्ष। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, कि सर ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या फिर ज्यामितीय समावयवी है। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर ज्यामितीय समावयवी। एक और बात पढ़ते हैं तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि सर इसमें हम कहीं गलत तो नहीं करके आने वाले हैं। एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के लिख के आना, लेकिन ये मत लिखना एक आपके पास में कार्बन है, ओके सर कार्बन है, यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन, यहां आपके पास में CH3 और यहां पर आपके पास में Cl है। क्या है, Cl है। दूसरा सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन है, या फिर आपका मन कर रहा है CH3 लिखने का, ये लो सर CH3 और इसके पास में ये आपका Cl और ये आपका हाइड्रोजन। अब आप में से कितने बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो इनका आंसर बता सकते हैं, कोई बता सकता है, खुद के दिमाग के अंदर दौड़ाओ। जिन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो बताने की कोशिश करो, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल है। ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के विपक्ष है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के विपक्ष है, तो ये सर हो गया ट्रांस। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। अब मैं आपको समझाता हूं,
यहां पर देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड है, यहां पर कोई स्पेसिस थी, यहां पर स्पेसिस थी। अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कर रहा हूं, रोटेशन हो सकता है, ये घूम सकता है, लेकिन जैसे ही मैं डबल बॉन्ड कर दूंगा क्या ये घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन। क्या आ जाता है? बंद। जब कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना होगा तो आपका कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए सर? डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, तभी जाकर के आपका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। चलो पीडीएफ के ऊपर आओ देखते हैं पीडीएफ, उसके अंदर क्या लिखा है हमने और वहां से हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। लो ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में लिखोगे ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु परमाणु की संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु या दूसरे समूह द्वारा जुड़ी हुई हो। एक तरफ CH3 लिया था और एक हाइड्रोजन लिया था, मैंने पहले भी बताया सब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सब CH3 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखा हो? तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये लो यहां से एग्जाम्पल शुरू कर दिए। ये Cl और ये Cl दोनों एक ही तरफ है तो सिस या फिर समपक्ष, ये Cl और ये Cl दोनों एक दूसरे के खिलाफ है तो विपक्ष। अब आप यहां पर भले CH3 का एग्जांपल लो, भले CH3 का एग्जांपल लो, भले Cl का एग्जांपल लो, चाहे Br का एग्जांपल लो या फिर आपका आयोडीन का एग्जांपल लो, दो चीज एक जैसी एक ही साइड होगी तो सिस, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगी तो ट्रांस। अरे इतनी बात समझ में आएगी क्या? आपको ये वाली बातें नहीं दिखाई दे रही है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ तो आपके पास में अवेलेबल रहने वाली है। जैसे ये लेक्चर आएगा ये पीडीएफ वहां पर अपलोड हो जाएगी। ये बात यहाँ एज इट इज समझाई हुई है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से रोटेशन हो जाएगा, बॉन्ड आपस में घूम जाएगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे रहेगा। ये मान लो आपस में एक दूसरे के सामने होगा तो प्रतिकर्षण हो सकता है, तो ये बॉन्ड घूम सकता है। जब तक डबल बॉन्ड नहीं होगा तब तक इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो सर ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात। यहां पर एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, इसमें भी आप आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझ सकते हो। ये CH3 एक दूसरे के सामने है, ट्रांस, ये CH3 एक दूसरे के, ये दोनों एग्जांपल मैंने एज इट इज लिख दिए। ये दोनों किसके एग्जांपल है? ट्रांस के है। आप इसको पीडीएफ में सही कर देना या मैं सही करके डाल दूंगा। ये CH3 इधर की तरफ होगा तब जाकर के सिस होगा। ओके, उसके बाद में ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर प्रकाशीय समावयवी क्या होंगे? ऐसे समावयवी जिनकी संरचना भौतिक तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु इसका प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो। अब इसमें क्या है, एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है। आपने एक सुना होगा समतल ध्रुवित प्रकाश या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। 101% आप YouTube चलाते हो, आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम यूज करते हो। तो जो आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनको फेमस, जो इन प्रैक्टिकल को लेकर फेमस होते हैं, कभी ग्लास तोड़ना, कभी खुद को इनविजिबल बना देते हैं, कभी बोलते हैं मैं इस पेपर को, आपने अभी जस्ट पढ़ा होगा, एक पेपर लाके रखते हैं और बोलते हैं ये पेपर को मैं घुमाऊंगा, ये पेपर पारदर्शी है लेकिन जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये पेपर कैसा होगा, इसके पीछे रखा हुआ सेव नहीं दिखाई देगा। देखा ना ऐसी रील कहीं पे? तो वो ये वाला मैटर यहाँ पर है। क्या होगा? अब यहां पर क्या है, एक चीज आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। अब आपके पास में दो कंपाउंड होंगे, जैसे सीधा एग्जांपल के ऊपर लेकर समझाऊं आपको। ये वाला एग्जांपल आपके सामने है, ये है डी लैक्टिक एसिड और ये है एल लैक्टिक एसिड। इसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या कि सर ये दोनों तो एक दूसरे के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं? देखिए देखो, ये इसका क्या है, मिरर इमेज, यानी इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि सर हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका नाम है डी लैक्टिक एसिड, इसका नाम है एल लैक्टिक एसिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला जब कंपाउंड होगा, सिर्फ ये वाला कंपाउंड आपके किसी बीकर के अंदर भरा हुआ है और इसके ऊपर आप लाइट डालते हो, कौन सी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये किस फॉर्म में बदलेगा? डी लिखा हुआ है मतलब ये दक्षिणावर्त घुमा देगा। किसकी तरफ? दक्षिणावर्त घुमा देगा। एल लिखा हुआ है मतलब ये उसको बाईं ओर घुमा देगा। ये किस तरफ घुमाता है? ये उस प्लेन को, जैसे आपने लाइट डाली है, क्या डाला है, जैसे ही आपने इस कंपाउंड के ऊपर लाइट डाली तो वो उसको दाईं ओर घुमा देगा, इसके ऊपर लाइट डालोगे तो उसको बाईं ओर घुमा देगा। तो ये क्या है? ये इन दोनों के बीच में फर्क करने का तरीका है। तो ये कर कौन रहा है? ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है। क्या है? ये एक समावयवी है एक दूसरे के। कौन सी लाइट होनी चाहिए? सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए।
तो ये बातें कौन कौन सी याद रखनी है, देखो सिंपल सिंपल बातें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये देख लो, यहां से पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे समावयवी ऐसे आइसोमर्स समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद में क्या है, यदि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं और अथवा घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है, यानी उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि बाईं ओर घूम जाता है या फिर घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में घूम जाता है तो उसको बोला जाता है लिवो रोटेटरी या फिर वाम घूर्णक ध्रुवणक, ठीक है। तो ये हाँ आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो ये भी इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या क्या याद रखोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, दो स्पेसीज ऐसी होनी चाहिए, या कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है, ये अलग अलग कंपाउंड द्वारा होनी चाहिए, दोनों कंपाउंड एक ही दिशा में रहते हैं, एक ही जैसे कंपाउंड एक ही दिशा में रहते हैं तो उसको बोला जाता है सिस, और दो अलग अलग दिशाओं में रहेंगे तो बोला जाता है ट्रांस। लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के प्रकाशीय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पाया जाता है। और प्रकाशीय समावयवी या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, जिनका संरचना सूत्र दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, यानी दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण तो एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों आपको क्या करते हैं, इनके ऊपर यदि आप एक ऐसा प्रकाश डालते हो, कौन सा प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं ये लाइट होती कैसी है, देख लो भाई, फिर आपके वो रील समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी बहुत। कैसी होती है, आपके पास में कोई प्रकाश है, ये आपके पास में कोई रेडिएशन आ रही है, कोई प्रकाश पुंज है, उसमें क्या हो सकता है, यहां इस प्रकार के पुंज उपस्थित हो ऊपर की तरफ एक ही दिशा में, दूसरे कौन से हो, इस प्रकार के लाइट भी प्रेजेंट हो, या इसके विपरीत प्रकार का आपके पास में क्या हो, पुंज प्रकार हो, आपके प्रकाश में पोलराइजेशन हो जाओ, एक आपकी तरफ इस प्रकार से वेव दौड़ रही हो, एक वेव ऊपर नीचे की तरफ दौड़ रही हो, तो आप इसके आगे एक फिल्टर लगा देते हो, क्या कर देते हो, फिल्टर लगा देते हो। ये फिल्टर क्या करता है, सिर्फ एक प्रकार की वेव है उसको ही आगे जाने देगा, तो अब इसके बाद में जैसा प्रकाश निकलेगा उसमें सिर्फ एक प्रकार का ही प्लेन उपस्थित होगा प्रकाश का। तो यहां पर क्या हो गया, सब प्रकार जितने अलग अलग प्रकार के प्लेन थे प्रकाश के उनको तो इन्होंने खत्म कर दिया, सिर्फ एक सिंपल कर दिया है, तो इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई बात समझ में। और ये घुमाता किसको है, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को। आके ठीक है, तो पेपर वाला भी समझा दूं, तो एक पेपर उसके पीछे रखता है, तो उसमें दो प्रकार का कोई भी लाइट आई, उसमें दोनों आपके प्लेन उपस्थित थे, लेकिन एक दोनों प्लेन, दोनों पेपर, जो दो पारदर्शी पेपर आपस में एक ही दिशा में रख देंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, किसी एक वाले प्लेन को रोकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पेपर को आप रोटेट करते हो तब क्या होता है, वो दोनों को रोक देता है, दोनों प्लेन को रोक देता है, एक आगे वाला रोक देगा, एक पीछे वाला रोक देगा, तो दोनों फिल्टर काम में करेंगे, तो उसके पीछे रखी हुई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर जो प्रकाश टकरा कर वापस आपकी आंखों तक पहुंचना चाहिए तब जाके दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर वो प्रकाश टकराएगा भी नहीं, क्योंकि आपको उसने पहले से ही रोक दिया है, किसकी सहायता से, इस फिल्टर लगा कर। ठीक है, ये रील समझाने का अपना ठेका नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद में एनाइसोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, ये भी आपका बहुत ही डिटेल क्वेश्चन है। अब ये जो लेक्चर करने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं आपको सीधे क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन क्वेश्चन भी करवाने से पहले आपको सारी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है उसमें से एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है, तो फिर वो वीडियो देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे थे। तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब ये जो एनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स यानी प्रतिबिंब रूपी और विपरीत रूपी जो आपकी है, अब इसको हिंदी वाला मतलब थोड़ा सा रहने देना, मैं भी हिंदी मीडियम का हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला शब्द हो सकता है एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम में सीधा पूछ ले एनाइसोमर्स क्या है, डायस्टेरियोमर्स क्या है, एनाइसोमर्स को हिंदी में भी एनाइसोमर्स लिख के छोड़ेंगे। काफी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद क्या रखोगे, एनाइसोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स जो होता है आपका, ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है।
इसके बारे में पढ़ने से पहले अब आप 2 मिनट ध्यान से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सीखोगे। पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, फिर उनके बाद में हम डायस्टेरियोमर्स और एनाइसोमर्स तक कब जाके पहुंचेंगे, तब जाकर आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, ये लो सीधा लेके आता हूं आपको पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ आइसोमर्स या फिर समावयवी की परिभाषा क्या है। क्या है? सिंपल सी बात है, समावयवी या फिर आपके आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो। फिर इनको हम भागों में 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। अरे याद रह रहा है क्या? रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। इसको बोला जाता है त्रिविम समावयवी, इसको बोला जाएगा संरचना समावयवी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अपने लिए, इसमें जाओगे नीचे तब जाकर आपको एनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स आएंगे। ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मैं आपको सामने एग्जांपल दूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस प्रकार से, मान लो आपके पास में क्या था, 3 कार्बन की श्रृंखला थी, ठीक है, या फिर आपके पास में 4 कार्बन की श्रृंखला थी। यहां पर आपके सामने CH3 है, ये भी CH3 है, बीच वाले कार्बन पर CH2 था, यानी आपके पास में क्या है, N-ब्यूटेन है। ठीक है, लेकिन आपके पास में N-ब्यूटेन की जगह आइसोब्यूटेन भी तो होता है। कैसा होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला और 1 कार्बन शाखा में लग गया, तो ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन हो गया। इन दोनों का संरचना सूत्र तो समान नहीं है, ये दोनों की क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र समान है। तो ये इस प्रकार के जो आइसोमर्स होते हैं इसको बोलते हैं संरचना समावयवी या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, इनकी संरचना अलग अलग है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है सर? तो देखो हमने सब बातें लिखी यहाँ पर। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटम टू एटम कनेक्टिविटी। उसमें कैसा था, 4 कार्बन एक ही श्रृंखला में लगे थे, इसमें क्या हो गया, एक कार्बन को हमने शाखा बना लिया, ब्रांच बना लिए। तो ये इसकी एटम टू एटम यानी परमाणु से परमाणु के बंद होने का क्रम अलग हो गया। यहां पर क्या है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी, लेकिन इसकी डिफरेंट इन स्पेटियल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पर देखो, जैसा आपने एग्जांपल देखा है जस्ट अभी डी लैटिक एसिड और एल लैटिक एसिड के, उसमें क्या था, उन दोनों के भौतिक गुण भी समान है, केमिकल प्रॉपर्टी भी समान है, लेकिन कुछ तो अलग है, उन दोनों में कुछ तो फर्क है। तो वो एग्जांपल किसके, स्टीरियो आइसोमर्स है। मतलब उनकी सिर्फ एक स्थितियां बदली है हमने, उसके बॉन्डिंग सेम है लेकिन उसको सिर्फ घुमाया है हमने, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो इस प्रकार के आइसोमर्स आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इसको आगे मैंने कितने प्रकार के होते नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एनाइसोमर्स और डाइस्टेरियोमर्स तक पहुंचना जरूरी है, तो हमने जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, दूसरा है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब एग्जाम में यदि आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मल आइसोमर्स पूछ ले तो ये मत बोलना सर आपने बताया नहीं था, यहां से इतना लिखा हुआ है, उसके बाद में बुक से पढ़ के भी आप इसको आराम से कर पाओगे या हमारे नोट्स में से कर लो। यहां पर क्या है, ये 2 प्रकार के हो गए, जो आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं या फिर विन्यासी समावयवी जो होते हैं, ये कैसे होते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। इसमें क्या है, आइसोमर्स शो करना है आपको। मान लो ये वाला क्या है, CH3 अबोव द प्लेन है, आपका Br Cl और क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसमें क्या है, इन दोनों को आपको फोड़ना है। जैसे कौन सा, यहां पर बीच में क्या है, कार्बन है, इधर की तरफ अबोव द प्लेन में क्या है, क्या सर CH3 है, ओके, इधर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, इधर की तरफ क्या है, आपका Br है, और इधर की तरफ क्या है, Cl है, और ये है आपका बिलो द प्लेन। आई बात समझ? बिलो द प्लेन अबोव द प्लेन का मतलब क्या हो, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ है उसको बोलते हैं अबोव द प्लेन, जो ये प्लेन के पीछे की तरफ है इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। यानी ये वाला हमने एक प्लेन माना है, जो प्लेन के बाहर की तरफ होगा वो आपकी तरफ और ये पीछे की तरफ है। तो ये क्लोरीन है, सॉरी Br है, जिसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से बताया, ये इस प्लेन के पीछे की तरफ है, ये CH3 आपकी तरफ है। अब यदि मैं ये Br जो आपका है
यहां से इस Br को यहां पर लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे घुमा तो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के साथ में, ये कार्बन है इसके साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए, तो मैं इसको घुमा तो नहीं सकता। तो क्या करना होगा, मुझे ये बॉन्ड यहां से तोड़ना होगा, मुझे ये बंध यहां से तोड़ना होगा, ठीक है। और ये Cl का बंध यहां से तोड़ना होगा, फिर मुझे Cl को वापस ला करके यहां पर कनेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, इस Cl को वापस ला करके यहां पर कनेक्ट करना होगा, इस Br को वापस यहां पर कनेक्ट करना होगा। तो ये इस प्रकार के आइसोमर्स, जिसमें यदि हमको आइसोमेरिज्म दिखाना है, समावेवी दिखाना है, तो इन बंधों को तोड़ करके वापस लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या CH3 ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और Br, लेकिन इसमें क्या है, आपका Br इस तरफ लेके आए हैं। Br को इसकी तरफ लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ा, बॉन्ड तोड़ना पड़ा, फिर वापस जोड़ना पड़ा। तो ये दोनों है तो एक दूसरे के समावेवी, लेकिन कैसे समावेवी है, ये आपके हैं आपके कॉन्फिगरेशनल समावेवी। ये कैसे हो गए, जिसके अंदर आपका एक कॉन्फिगरेशनल समावेवी में या फिर विन्यासी समावेवी में, नाम हिंदी मीडियम वाले नाम देखो, विन्यासी मतलब उसका अरेंजमेंट, उसका विन्यास अलग अलग कर रखना है। ये कैसा है, ये स्वरूपण है, मतलब उसका रूप चेंज करना है। कैसे, उसके बीच में जो बॉन्ड होगा, अब इस बॉन्ड को घुमाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। ये कैसे आइसोमर्स है, ये सर आपके स्टीरियो आइसोमर्स है। और स्टीरियो आइसोमर्स में भी कौन सा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होंगे, उसमें एक बॉन्ड के खिलाफ रोटेशन आ जाएगा। किस प्रकार से होंगे, ये लो, इसको भी समझा देता हूं, इसका भी एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं। देखो, एक आपके पास में इस प्रकार से है, CH3, यहां पर कार्बन, यहां पर आपके पास में क्या है, CH3, यहां पर आपके पास में क्या है, Br है, ठीक है सर। यहां आपके पास में क्या है, आयोडीन है। फिर एक और कार्बन, यहां आपके पास में क्या है सर, Cl है। यहां आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। यहां आपके पास में क्या है, OH। ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं क्या करूं, यदि मैं इस कार्बन को पकड़ूं और इस कार्बन को पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं, क्या किया, ऊपर वाले कार्बन और इस कार्बन को घुमा करके मैंने घुमाया, तो क्या हो जाएगा, ये Cl उस तरफ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। तो अब की बार इसका यदि मैं इसके पास में स्ट्रक्चर बनाऊं, बोर्ड के ऊपर ही लेता हूं आपको, कौन कौन से, यहां पर क्या हो गया, CH3, यहां पर कार्बन, ये Cl, ये Br, यहां कार्बन, यहां पर आपका आयोडीन, यहां पर आपका हाइड्रोजन, ये आपका OH। देखो सभी संयोजकता अलग अलग कंपाउंडों से फॉलो की। उसके बाद में इसको मैंने घुमा दिया। कैसे घुमाया, ये कार्बन था, इस यहां पर तो Cl है, यहां पर CH3 है, यहां पर आपका क्या है, Br है। लेकिन इसके नीचे देखो, जहां पर आयोडीन था, मैं इस आयोडीन को यदि इस तरफ ले आया, कैसे, इसको तो मैंने यहां पकड़ दिया और इसको मैंने ऐसे पकड़ के घुमा दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होगा। तो यहां पर आ गया कार्बन और इधर की तरफ आ गया हाइड्रोजन, इधर की तरफ आ गया आयोडीन और इधर की तरफ आ गया OH। तो ये जो इस प्रकार के ये दोनों स्पेसीज है, ये वाली स्पेसीज, ये वाली स्पेसीज, ये कैसी है, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है या फिर समरूपण समावेवी है। लेकिन पहले जब मैंने आपको बताया था, कौन सी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका किस प्रकार से, ये कार्बन है, इधर की तरफ अबोव द प्लेन में CH3 है, ओके सर, बिलो द प्लेन में कैसा है, Br है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है और इधर की तरफ Cl। अब यदि मुझे इस Br को इधर लेके जाना है, तो मैं इसको घुमा नहीं सकता, इसके अराउंड क्या रोटेशन नहीं करवा पाऊंगा, मुझे ये बॉन्ड तोड़ करके फिर यहां पर लगाना पड़ेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस होगी, किसके अंदर, आइसोमेरिज्म के अंदर, तो हमने क्या लिखा, आइसोमेरिज्म बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस, तब आपका कौन सा होगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या फिर विन्यासीय समावेवी। लेकिन यदि आपका कन्फॉर्मेशनल या फिर स्वरूपण समावेवी कब होगा, जब आपका क्या हो, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, मतलब आपके एकल बंध के खिलाफ कैसा हो जाए, रोटेशन हो जाए, घूर्णन हो जाए। ओके, फिर आपका ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है या स्वरूपण समावेवी होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अब यहां तक आए हैं तब जाकर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर पहुंच पाए।
इससे पहले वाले पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिलेबस यदि पूरा सिलेबस कवर करूंगा तब जाकर के आपके पास में सब कुछ बातें समझ में आए। लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे, इतना ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आइसोमर्स को दो भागों में बांटा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। फिर स्टीरियो को दो भागों में बांटा, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। फिर जो आपका कन्फॉर्मेशनल है उसको दो भागों में बांटते हो, तब आपका आता है एनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। अब सर ये क्या है एनाइसोमर्स या डायस्टेरियोमर्स, ये क्या है, हमको यही समझना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आप बोल रहे हो यही है। देखो पहले सिंपल भाषाओं में पढ़ लो, फिर मैं इनकी एक एक बात का शब्द का मतलब बताता हूं। क्या लिखा हुआ है, मिरर इमेज इज प्रेजेंट और मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी इसका प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब पाया जाएगा, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। अब आप यदि ये भी नहीं जानते हो अध्यारोपण क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, कोई बात नहीं समझते हो तो समझाएंगे, और कौन सी बड़ी बात है। और डायस्टेरियोमर्स के अंदर कौन सी बात याद रखनी है, नॉट मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल, मतलब न तो उसकी मिरर इमेज नहीं दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और न ही एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण होगा। तो सर ये होता क्या है, पहले एग्जाम्पल देखो फिर समझाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको आराम से अच्छे से आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां पर क्या है, ये देखो यहां पर आपका OH बिल्कुल है, यहां पर OH है, यहां CHO है, यहां हाइड्रोजन है CH2OH है। सर बिल्कुल है, तो मैं यहां पर एक क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, दर्पण लगा दूं, तो इसका फोटो इसके जैसे ही बनेगा। अब आपको पता है कि आप जैसे किसी मिरर के इमेज सामने खड़े हो, तो आप पहले आपका जो राइट हैंड है उस मिरर इमेज का कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, इस प्रकार से होगा। तो ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोजन था तो पहले हाइड्रोजन दिखाई देगा, तो ये इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन मैं यदि इस कंपाउंड को ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर अध्यारोपित कर दूं या इसके ऊपर इम्पॉसिबल करूं, तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। यहां पर ये इस इमेज को उठाऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, ये जो दोनों OH समूह है ये वाले, ये इस हाइड्रोजनों के ऊपर आएंगे और ये हाइड्रोजन है ये इस OH के ऊपर आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि मैंने इसकी मिरर इमेज तो प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के जैसे दिखेंगे मिरर इमेज, लेकिन इसको मैं एक के ऊपर जाकर रखूंगा तो ये एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक नहीं पाएंगे। इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल या फिर गैर अध्यारोपित। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल या फिर गैर अध्यारोपित। आई बात समझ में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, ये इस प्रकार के कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज बनी हुई हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं हो रही है, तो वो होते हैं आपके एनाइसोमर्स। लेकिन इसमें न तो मिरर इमेज है न एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है। कैसे, यहां पर CH, ये क्या है आपका, ये आपका CHO, ये आपका CHO, यहां OH, यहां हाइड्रोजन, यहां OH और यहां हाइड्रोजन। ठीक है सर, बिल्कुल CH3OH। देखो यहां पर जितने सारे परमाणु हैं वहां पर भी उतने ही परमाणु हैं, लेकिन क्या हुआ, इसमें क्या किया, देखो यहां पर ये वाला एज इट इज पकड़े के रखो, किस वाला, ये भी पकड़ो और ये भी पकड़ो। अब की बार क्या कर दिया, इसको तो मैंने दबा दिया और इसको मैंने घुमा दिया, तो ये वहां वाला OH है, ये इसकी तरफ आ गया, ये देखिए OH, और ये हाइड्रोजन उधर की तरफ चला गया। तो मैंने क्या किया, रोटेशन किया है। क्या किया है, रोटेशन किया है। तो रोटेशन करने की वजह से ये मेरा कैसे बन गया, डायस्टेरियोमर्स बन गया। लेकिन यहां पर यदि मैं मिरर डाल दूं तो मिरर इमेज बनेगी क्या, यहां पर OH है, यहां पर OH है, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई, लेकिन यहां हाइड्रोजन है तो यहां पर तो OH आ गया, मतलब ये मिरर इमेज नहीं बन रहा है, ये इसकी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सेट भी नहीं हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स या फिर विवरिम रूपी। क्या बोला जाता है, विवरिम रूपी, और इसको क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब रूपी। आई बात समझ में। ये PDF है, आराम से एग्जाम्पल देखोगे सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन सी बातें याद रखनी है, देखो एक एक बात जान लेते हैं, ठीक है। मिरर एनाइसोमर्स में क्या है, एनाइसोमर्स हैव एग्जैक्टली सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट दैट दे रोटेट प्लेन पोलराइज राइट। इसमें भी क्या है, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो एनाइसोमर्स होते हैं इसमें भी क्या फर्क होगा, ये दोनों कंपाउंड थे, वो एक प्लेन पोलराइज राइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा, एक को एक जो आपका आइसोमर्स है वो राइट हैंड साइड घुमाएगा।
लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसी कोई भी गुण नहीं है। ये क्या करता है, इसमें किसी भी प्रकार का गुण सेम नहीं है। ये दोनों जो होंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। तो ये डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं ये एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, लेकिन एनाइसोमर्स होते सेम है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो आपका होगा, ये वाला जो आपका कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये उस प्लेन पोलराइज्ड डाइड को मान लो दक्षिणवर्ती घुमा रहा है, तो ये कैसा बनाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड घुमा देगा। आई बात समझ में? ओके सर, ठीक है। तो ये हो गए आपके एनाइसोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। क्या हो गया, एनाइसोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। तो ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं पीडीएफ में से, ठीक है। अब आपके पास में एक और गुण आ जाता है, आपके पास में आता है एल्केन के हैलोजनीकरण को मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा समझाओ। आया मुक्त मूलक, आया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट कैसे काम करना है, इस बात को ही तो हमें समझना है। ओके, समझ लेते हैं इस बात को आराम से। होता क्या है, एल्केन मान लिया आपके पास में कैसा है, CH3, ये एल्केन है, इसके साथ में आपको क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी है। किसकी अभिक्रिया करवानी है, क्लोरीन की। सिंपल परिभाषा होगी, सिंपल डेफिनेशन है, कैसा होगा, CH3 CH2 एक Cl और उसके पास में HCl निकलेगा। अरे बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये Cl2 यहां से टूटा, ये Cl2 के बीच में कैसा बंध था कि सर ये Cl2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये टूटा और किसका निर्माण हो गया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन लग गया, और जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था उसने इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना लिया। ये तो हो गया एल्केन का हैलोजनीकरण। क्या हो गया, एल्केन का हैलोजनीकरण। लेकिन इतनी तो बात है नहीं, पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो भाई साहब इसके पास में दम है, कुछ इस क्वेश्चन में औकात है, तभी तो पूछा है, ठीक है। तो अब क्या बोल दिया कि मुक्त मूलक क्रिया विधि समझानी है। कौन सी, कि सर आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझानी है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के टोटल 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होंगे, कि सर टोटल 3 आपके स्टेप होंगे। कौन कौन से, अब सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पद होता है, उसको बोला जाता है चेन इनिशिएशन या फिर श्रृंखला प्रारंभक पद, यानी कौन सा, जो अभिक्रिया को शुरू करेगा। तो सबसे पहले पद में क्या होगा, पीडीएफ पे जाकर के सारी बातें बताऊंगा, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखो। सबसे पहले कौन सा है, इनिशिएशन या फिर प्रारंभक, ठीक है। प्रारंभक के अंदर क्या है, Cl2 जो है इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे, या फिर हमारा पराबैंगनी प्रकाश या फिर सूर्य की किरणों में रखेंगे। तो क्या होगा, इसका होगा होमोलेटिक क्लीवेज। कौन सा, देखो कितना नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार जिक्र हो रहा है, समांश विखंडन यानी होमोलेटिक क्लीवेज होगा। और जब आपको पता है कि होमोलेटिक क्लीवेज होगा तो किसका निर्माण बनेगा, कि सर मुक्त मूलकों का निर्माण बनेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप या फिर प्रारंभक पद के अंदर क्लोरीन के अणुओं का समांश विखंडन होगा, होमोलेटिक क्लीवेज होगा और मुक्त मूलकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सर मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल। किसका, फ्री रेडिकल का, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप आएगा, वो आएगा आपका किसका, संचरण पद या फिर प्रोपोगेशन स्टेप। संचरण पद या प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा कि वहां पर जो आपका CH3 था, उस CH3 के पास में ये एक क्लोरीन जाएगा। क्या करेगा, क्लोरीन जाएगा। अब मैं यदि CH3 को अच्छे से खोल के लिखूं तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। ये जो क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के साथ में। क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, अब यहां हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो क्लोरीन के पास जा रहा हूं, तो कार्बन क्या बोलेगा कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर जहां तेरी मर्जी वहां जा, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। ये CH3 एज इट इज लिख दिया, ये CH और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इन दोनों की आपस में क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है। तो ये तो अपने साथ में ले गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास में आ गया फ्री रेडिकल। तो पहले वाली फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल आया और क्या बना गया आपका, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कार्बो। कौन सा कार्ब है, कार्बन कौन सा है सर, 1 डिग्री कार्ब फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। अब ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ है, ये दूसरी वाली क्लोरीन तो पड़ी थी, क्योंकि ये एक क्लोरीन यहां पर आई थी, दूसरी वाली क्लोरीन ये यहां पर आएगी, ये इसके साथ में अभिक्रिया करेगी। तो ये तीसरा स्टेप आएगा, श्रृंखला समापन पद। कौन सा आएगा, श्रृंखला समापन पद। उसमें क्या होगा कि सर CH3C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और ये फ्री रेडिकल जो था इसके साथ में क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल जो है, ये आपस में कुछ इस प्रकार से बंध बना लेंगे। ठीक है, और बंध बना करके क्या करेंगे, तो सर ये बना लेंगे CH3CH2Cl। सर हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था, ये आपका हो गया हैलोजनीकरण। तो सर इतना ही लिखना है क्या, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे घास नहीं काटनी है, जैसा PDF में लिखा हुआ है वैसा लिखना है। सर आप घास क्यों काट रहे हो, मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है, लेकिन आपको जिनको समझाना है वो आगे प्रोफेसर है, तो आपको इस प्रकार से व्यवस्थित लिखना है। एक बातें और बता देता हूँ, फिर व्यवस्थित चलते हैं। हैलोजन आपके है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये एल्केन के साथ अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे ये विस्फोट कर देगा। क्या कर देगा, विस्फोट कर देगा। तो सर ये क्लोरीन और आयोडीन जो है ये उसके साथ में अभिक्रिया आसानी से देंगे। किसके साथ में, एल्केन के साथ में। सर आयोडीन का क्या नाटक है, आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन निर्माण तो कर देगा, आयोडीन किसके साथ में, एल्केन के साथ में अभिक्रिया कर देगा, लेकिन जैसे ही HI बनेगा, ये HI जो क्योंकि उत्पाद बन रहा है ना, ये HI इसका काम बिगाड़ देगा। तो इसको काम को सुधारेंगे कैसे, आओ PDF की सहायता से समझते हैं। देखो हैलोजनीकरण में क्या लिखा, रिएक्शन विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, यहाँ पर ब्रोमीनेशन, मतलब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन से करवानी है। ठीक है सर, करवा दी। CH4 के साथ में एक Cl2 डाला, ऊपर Hµ जहां जहां लिखा हुआ है, Hµ का मतलब हुआ प्रकाश, लाइट डालनी है, -HCl, एक HCl का अणु बाहर निकलेगा, और यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर एक क्लोरीन आके जुड़ गई, दोबारा फिर से आपने HCl डाला है या फिर से आपने उसके ऊपर लाइट डाली है, तो एक Cl का अणु और निकलता जाएगा, और इस प्रकार से आपके हैलोजन जुड़ती जाएगी। आई बात समझ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से निर्माण आपका होता रहेगा। लेकिन सर इसके अलावा हमारे को जो पढ़ना क्या है, सर हमें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है। कौन सी, मुक्त मूलक अभिक्रिया। जैसा हमने पढ़ा था, सबसे पहला कौन सा है, सैन इनिशिएशन या फिर श्रृंखला प्रारंभक पद। श्रृंखला प्रारंभक पद के अंदर सबसे पहले आपका होमोलेटिक क्लीवेज ऑफ Cl2 होगा। इस Cl2 का समान विखंडन हुआ तो Cl मुक्त मूलक या फिर Cl फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। अरे आपके आंखों के सामने हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप आएगा सैन प्रोपोगेशन स्टेप या फिर श्रृंखला संचरण पद। इस श्रृंखला संचरण पद में क्या हुआ, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था वो CH4 के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, कुछ इस प्रकार से वो अभिक्रिया कर रहा है, और ये CH3Cl का भी निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा, CH3Cl का निर्माण होने के बाद में श्रृंखला समापन पद या फिर सेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, जितने सारे फ्री रेडिकल जो पहले से बने हुए थे वो वापस आपस में जुड़ के एक सेन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी हैलोजनेशन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अब आपको पता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही आपके 3 क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि जो आपका फ्री रेडिकल होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
कौन सा? तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक कार्बोकैटायन। तो यहां पर भी क्या है, जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा उसके साथ में प्रोडक्ट बनाने की संभावना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर जो आपका मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। आई बात समझ में? अभी आपको लग रहा होगा सर आप इतना जल्दी जल्दी क्यों भगा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम सर पे हैं। जो चीज़ें ज़रूरी है वही समझा रहा हूँ आपको। सारी चीज़ें समझाने बैठूंगा, ये लेक्चर जाएगा 4 से 5 घंटे का और आपके एग्ज़ाम है। और जो चीज़ें समझ में आएगी इतनी ही याद रहने वाली है, मुझे पता है। मैं भी आपकी तरह जब स्टूडेंट हूँ था तो मुझे पता है कि लास्ट टाइम में हमें कितनी चीज़ें याद रख रही है। ये लेक्चर लेट इसलिए लेके आ रहे थे क्योंकि हमें जब पता है कि आप एग्जैक्ट लास्ट टाइम तक पढ़ोगे तब आपके दिमाग में ये चीज़ें एग्जाम तक जाओगे तब याद रहेगी और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लिख लोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। टॉपर तो जो होते हैं वो तो सिर्फ क्वेश्चन देखते ही उनके सामने आंसर ब्लिंक हो जाता है कि सर ऐसे आंसर आएगा, फिर वो वीडियो इसलिए अटेंड करते हैं, लेक्चर इसलिए देते हैं कि कोई नई बात या नई ट्रिक मिल जाएगी हमें, और वो तो ट्रिक पकड़ लेते हैं, वो नई बातें सीख लेते हैं। एवरेज स्टूडेंट हो आप तो आप ध्यान रखो, आप इस वीडियो को देखने वाले सब एवरेज नहीं होंगे, सो कुछ और भी होशियार लोग भी होंगे, और ठोठा कोई नहीं है आपके सामने, सब होशियार हो मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप ध्यान से सुनोगे तो। PDF में जाकर के देखो, फिर से वापस सुनो, सब समझ में आएगा। जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, एग्जाम सर पे। उसके बाद में देखो यहां पर मैंने क्या बोला था आपका, उसके पहले कौन सा, हमने क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन सर अब हमारे पास में फ्लोरीन रह गया, आयोडीन रह गया। आओ आयोडीन की गणित क्या है देख लो। आयोडीन रिएक्ट इरिवर्सिबली विथ एल्केन। ऐसा क्यों होता है? एल्केन के साथ में जैसे ही आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो ये HI जो बनता है, ये HI क्या करता है, वापस CH3I को CH4 में बदल देता है। तो फिर सर इसकी अभिक्रिया कैसे करवाई जा सकती है? तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, क्या, HiO3 नामक, या फिर आपका HNO3 नामक आपका प्रबल ऑक्सीकारक डालेंगे। ये क्या करेगा, ये इस HI को पूरे को ही हटा देगा, तो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो थी फ्री रेडिकल वाली वो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ ले पार्ट बी में और आप ये सारी बातें और साथ में लिख के आते हो तो अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में फ्लोरीनेशन लिख लिया। फ्लोरीनेशन में फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होगी, इसकी वजह से वहां पर विस्फोट हो जाएगा। अब देखो कोई डेड होशियार मत बनना एक्सटर्नल के सामने, उसने पूछ लिया कि एल्केन का हेलोजनीकरण लिखो और आपने एग्जाम में लेके आ गए सर हेलोजन में फ्लोरीन एक हेलोजन है और फ्लोरीन एल्केन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो विस्फोट का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसकी अभिक्रिया नहीं होगी। सिर्फ इतना लिख के आ गए तो वो नंबर में भी आपको पता है क्या ही लिखेगा, बड़ा वाला अंडा। लेकिन ये बात लिखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा में है। पहले जिनकी अभिक्रिया होती है उनकी अभिक्रिया करवानी है और उनकी अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या सर, हमारे पास में ये हो गई अब हेलोजनीकरण या फिर आपका हेलोजिनेशन, किसके सहायता से, मुक्त मूलक क्रिया विधि की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिल्स एल्डर रिएक्शन। इस वाली अभिक्रिया को अब हम पढ़ने वाले हैं। और डिल्स एल्डर ये एक साइंटिस्ट है, क्या बताता है, कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में बताता है, आओ पढ़ लेते हैं, काम ही पढ़ने का है। देखो एक आपके पास है, मान लो डाई इंस है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाई इंस या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड युक्त आपका एल्कीन। इसमें एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड है, इसको सयुग्मी डबल बॉन्ड या द्विबंध या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बोला जाता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है सर, एथीन के साथ में करवा दो। किसके साथ में करवा दी सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में करवा दी। बिल्कुल पॉसिबल है, करवाई जा सकती है। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो, क्योंकि हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, डिल्स एल्डर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो कि ये डबल बॉन्ड आपका यहां पर जाए, मतलब इन दोनों के बीच में बंध बनाए, तो यहां पर आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो ये डबल बॉन्ड खिसक करके यहां पर आ जाए,
ठीक है, मान ली बात। और ये डबल बॉन्ड वापस कहां चला जाए, यहां पर, तो इनके बीच में बंद। तो हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड यहां आया तो यहां सिंगल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां गया तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड आगे खिसका कर यहां सिंगल बॉन्ड कर दिया। अरे सर ऐसा करवा क्यों रहे हो, क्या जरूरत है, यहां नहीं करवा रहा हूं, ये करवाया डील्स एल्डर ने। तो इसने ये अभिक्रिया करवाई किसकी उपस्थिति में, कि सर एक तो इसने हीट दी, दूसरा इसने बेंजीन को लाके रख दिया, किसको, कि सर बेंजीन को लाके रख दिया। तो कौन सा प्रोडक्ट बना, तो ऊपर तो क्या CH2, इधर की तरफ क्या CH, इधर की तरफ क्या CH, इधर की तरफ क्या CH2, और यहां बीच में क्या थे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां पर भी बन गया। सर बेंजीन के जैसी नहीं, बेंजीन के जैसी नहीं है, बेंजीन में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो क्या इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको बोला जाता है डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डील्स एल्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखोगे, इसके अंदर आपका कॉन्जुगेटेड डाइइंस या फिर सयुग्म डाइइंस जब किसी डाइइनोफाइल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं या एथीन इस प्रकार के यौगिकों के साथ अभिक्रिया करें जो इनको डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दे करके एक प्रकार की चक्रीय या फिर साइक्लिक रिंग का निर्माण कर दे या साइक्लिक रिंग युक्त प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, तो उसको बोला जाएगा आपका डील्स एल्डर अभिक्रिया, फिर डील्स एल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के 3 से 4 और रिएक्शन हैं जो हमारे पीडीएफ में से हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया है। ये लो आपके पास में डील्स एल्डर रिएक्शन, डाइइनोक्वी को एल्कीन से अभिक्रिया करवाने पर चक्रीय अणु का निर्माण होगा। ठीक है, ये बेंजीन के साथ में अभिक्रिया थी, दोनों भागों में टूट गई है, लेकिन हमने नीचे की तरफ पढ़ क्या है। यहां पर देखो, यहां पर भी क्या CH2 CH CH CH2, उसके साथ में इस प्रकार से आपका डाइइनोफाइल्स आया। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर बॉन्ड रोटेशन हुआ, तो ये इस प्रकार से आपके पास में क्या आ गया, कंपाउंड आ गया। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो CH2 डबल बॉन्ड O की जगह मान लो या कोई दूसरा कंपाउंड भी होता तो ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, मतलब ये रोटेशन नहीं हो रहा है। इस वजह से इस अभिक्रिया को बोला जाता है कि डील्स एल्डर अभिक्रिया जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्योंकि अब यदि आप MSc करोगे तब आप पढ़ोगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, और डील्स एल्डर रिएक्शन आप MSc में भी पढ़ने वाले हो यदि आप MSc करते हो तो वहां पर आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे, तब आप देखोगे कि ये जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि ये वाला जो भाग है ये ऊपर की तरफ रहता है, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O है ये बॉन्ड बाहर की तरफ रहता है, और ये बॉन्ड जो है वो पीछे की तरफ रहता है। तो ये जब अभिक्रिया करता है तब ये बॉन्ड पीछे की तरफ आ जाएगा और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल है। किसका खेल है, ये त्रिविम रसायन का खेल है, जो अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है। तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, डील्स एल्डर रिएक्शन में कौन से अणु आते हैं, किस प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं और किसकी उपस्थिति में करते हैं। क्या लिखोगे, बेंजीन की उपस्थिति में उनको गर्म करना पड़ता है, किसको, कॉन्जुगेटेड डाई बॉन्ड्स को या कॉन्जुगेटेड डाइइंस को। ये सारे क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइइंस है, इनकी अभिक्रिया डाइइनोफाइल्स के साथ करवानी पड़ती है। ये जो यौगिक होता है ना, इनको बोला जाता है डाइइनोफाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के जैसे यौगिक, जिसमें वो अपना डबल बॉन्ड देकर के अभिक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको डाइइनोफाइल्स बोला जाता है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। अभिक्रिया को 1 से 2 बार ऐसे ही और प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 एग्जाम्पल आपको याद रह जाएगा, और इतना ही पॉइंट लेके आना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही खासियत है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका है एडिशन ऑफ HX, ये आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम उसको यहां से देखेंगे। ठीक है, डील्स एल्डर रिएक्शन इतनी थी, उसके बाद में आपका एडिशन ऑफ HX। ठीक है, पढ़ लेते हैं। CH2 सिंगल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 आपकी क्या है सर, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। एल्कीन की अभिक्रिया आपकी HX के साथ में करवानी है। सर ये HX क्या है, ये है हाइड्रोजन हैलाइड। X की जगह कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बना? सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि हेलोजन का जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया जो आपकी एल्कीन के साथ में होती है, ये एक नियम एक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ नियम या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो कौन से हेलोजन या कब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, कब मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा? HX का एडिशन करवाने के लिए। तो अभिक्रिया सिंपल होगी। अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? ये इस प्रकार से होगी। ये लीजिए आपका सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में आप HCl लेकर आओगे तो आपकी HCl अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl और आपका CH3। सर क्या हुआ इसमें देखो ये डबल बॉन्ड जो आपका था, कौन सा? ये वाला डबल बॉन्ड जो था ये टूटा और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु आकर के ऐड हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ HX। क्या बोला? एडिशन ऑफ HX। सर ये अभिक्रिया किसके अनुसार हुई है? तो ये जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन है, यानी मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट था और उसने बताया था कि क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा। यदि एक नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि मार्कोनिकॉफ नियम बताइए या मार्कोनिकॉफ नियम लिखिए, तो क्या लिखोगे कि मार्कोनिकॉफ के अनुसार जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, किसके अंदर? यहां पर अनसैचुरेटेड है मतलब एक डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। जब किसी के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसको अनसैचुरेटेड या असंतृप्त बोला जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे एल्कीन एल्काइंस के ऊपर आपका हाइड्रोजन हैलाइड का आप योग करवाओगे या हाइड्रोजन हैलाइड को आप एडिशन करवाओगे, तब हेलोजन वाला समूह जो है यानी आपके पास में जो Cl है या हेलोजन है वो वहां पर जुड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या हो? हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ है? कम, यहां पर। तो हमने हाइड्रोजन कहां लगा दिया? यहां पर। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम? मार्कोनिकॉफ नियम। याद रह जाएगा, दोबारा पढ़ो। जब कभी भी अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त, मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त कोई एल्कीन है या एल्काइन है, उसके ऊपर आपको HX HCl HF SBr HI कुछ भी हो सकता है, वो HF की आप रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरीन वाला भाग या फिर आपके हेलोजन वाला भाग वहां पर आकर जुड़ेगा जहां पर आपके साथ में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। या हाइड्रोजन 2 थे या हाइड्रोजन 1 है, तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां आकर के क्लोरीन जुड़ा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे 2 ऑक्सीजन वहां पर 2 हाइड्रोजन वहां पर तीसरा हाइड्रोजन आकर के लग गया है। तो ये अभिक्रिया जो होती है इसको बोला जाता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार या मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। ठीक है, आओ दिखा देता हूं। क्या लिखोगे इसके अंदर? देखो डील सेल्टर दिखा, उसके बाद में एडिशन ऑफ HX मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी। नीचे क्या लिखा? व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड ऑन ए अनसैचुरेटेड या असिमेट्रिकल एल्केन, द हैलाइड आयंस या फिर आपका हाइड्रोजन आपके हेलोजन वाला आयन है वो कहां पर जुड़ेगा? वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर आपके क्या हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। ये लीजिए आपके सामने अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में है कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार भी आपका हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ सकता है। किसके अनुसार? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो कैसे जुड़ेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कैसे जुड़ेगा? तो सर यदि हमारी पास में किसी भी प्रकार का परऑक्साइड उपस्थित है या फिर ऑक्सीकारक कोई उपस्थित है, क्या है यहां पर आपके सामने परऑक्साइड की उपस्थिति हो या किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स या फिर एक्स्ट्रा कोई भी रिएजेंट उपस्थित नहीं था, तब तो आपका क्या है? किसके अनुसार हो रही है? मार्कोनिकॉफ के नियम से अनुसार हो रही है। एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगेगा? या फिर इसको बोला जाता है परऑक्साइड प्रभाव। क्या बोला जाता है? परऑक्साइड प्रभाव। जब किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कीन के साथ में करवाई जा रही हो
और परऑक्साइड उपस्थित हो, कौन उपस्थित हो कि सर परऑक्साइड की उपस्थित होगी, तो अब वो मार्कोनिकॉफ ने जैसा बोला था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि हैलोइड वाला समूह जो है या हैलोजन वाला समूह जो है वो वहां पर जाकर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगा, जब परऑक्साइड उपस्थित है। तो इसमें देखो जो हैलोजन वाला समूह है वो वहां पर जाकर अटैच हुआ जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। आई बात समझ में? तो इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। क्या बोला जाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे आई है तो जरूर बता देना। दोनों बातें आपके सामने क्लियर से लिख दी है और ये इतना ही टॉपिक आपका छोटा है। पार्ट बी में पूछेंगे तो किस प्रकार से पूछेंगे सर? पार्ट बी में 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं ना, छोटे छोटे अ ब वाले, यानी अ भाग और ब भाग 2 पूछेंगे। तो उसमें ये एक आपका क्या पूछते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडो के ऊपर HX की या फिर हाइड्रोजन हैलाइडो की रिएक्शन किसकी, एल्केन के साथ में, और उससे पहले वाली डील-सेल्टर अभिक्रिया, ये दोनों एक साथ में आपके आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपका है CIP रूल। ठीक है, इस CIP रूल को भी समझने से पहले हमें बहुत सी बेसिक बातें हैं जिनको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। ठीक है, इधर देखो, एक होता है आपका फिशर कॉन्फ़िगरेशन, आपके इस प्रकार से, यानी ग्लूकोज वगैरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। हम एक लाइन खींचते हैं और ऐसे ऐसे आडी लाइनें खींचते रहते हैं। जहां पर भी पॉइंट मिलता है वहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। फिर हम क्या लिखते हैं, CH2OH लिख देते हैं, यहाँ पर CHO लिख देते हैं। कभी कभी CHO आपने ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, वो भी बात सही है। और यहाँ पर मान लो आपके पास में OH, H, OH, H, OH, H, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको बोला जाता है फिशर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? फिशर कॉन्फ़िगरेशन। अब फिशर कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद में इसका नामकरण किया जाता है, इनको नाम देना होता है। और वो भी नामकरण कौन सा, उनको बोला जाता है RS नोमेनक्लेचर। कौन सा? RH नोमेनक्लेचर। ये जो RS नोमेनक्लेचर जो देना होता है, ये दो नाम देने के लिए अब कौन देगा नाम, कैसे देगा नाम, किसका नाम क्या होगा, तो कैसे निर्धारण कर सकते हैं? तब आपके पास में 3 साइंटिस्ट आए थे, CIP उनके नाम के ऊपर रखा गया। ठीक है, CIP नामक 3 साइंटिस्ट थे, तीनों के नाम का पहला अक्षर उठाया और CIP रूल दे दिया। ये नियम बताएगा कि इनका नामकरण में कब S आएगा, कब P आएगा, सॉरी R आएगा। ठीक है, तो इन नामों के अंदर या इन नामकरण को देने के लिए 3 रूल दिए। सबसे पहले कौन सा, इधर आओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। वैसे आपके ये टोटल 5 रूल है, लेकिन 5 आपके सिलेबस के अंदर भारी पड़ जाएगा, 3 पढ़ लो बहुत है। सबसे पहला कि ये कुछ इस प्रकार से, यहां पर कार्बन है और इस कार्बन से क्षार संयोजकता है, क्षारों के क्षारों संयोजकता किसी अलग अलग परमाणुओं से या भिन्न भिन्न परमाणुओं से आपकी सेटिस्फाई की गई है, तो इसको बोला जाता है किरेल कार्बन या फिर किरेल समूह। ठीक है, किरेल समूह वाला कार्बन। तो यहां पर आपका हो गया ब्रोमीन, यहां पर आपका क्लोरीन, यहां पर आपका आयोडीन, यहां पर आपका हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की क्षार और संयोजकता अलग अलग परमाणुओं के द्वारा सेटिस्फाई की गई है, तो ये हो गया आपका किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन है, अब ये कार्बन है, ये R है या S है, कैसे पता लगाएगा? तो सबसे पहले CIP रूल बोलता है कि इनको नंबर देने होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो बोला सबसे पहले 1 नंबर किसको देंगे? तो रूल नंबर 1 बोलता है कि 1 नंबर उनको देंगे जो उस किरेल कार्बन से, कार्बन के से जुड़ा हुआ जो यौगिक है, जिनका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा हो। क्या हो? जिनका परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। तो परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का, तो आयोडीन नंबर 1 पे आएगा। फिर कौन सा आता है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन सबसे नीचे की तरफ है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है। आयोडीन नंबर 1 पे, क्लोरीन आपका नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे क्या आएगा? ब्रोमीन, और नंबर 4 पे क्या आएगा? हाइड्रोजन।
यहां तक तो बात सिंपल थी। कौन सा? सबसे जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको नंबर 1 दो, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4। सर ये नंबर दे के आप क्या साबित कर रहे हो? अरे इस नंबर की सहायता से हमें ऐसे रोटेट करना है, ऐसे घूमना है, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले नंबर देना सीखो। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? उसको पहले नंबर देंगे जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। ठीक है, ओके। अब मैं एक और दिक्कत आपके लिए खड़ी कर देता हूं। लो सर, यहां पर डी है, डी फॉर दिलीप सर नहीं, डी फॉर ड्यूटेरियम है। कौन सा? हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम। और यहां पर हाइड्रोजन खुद आ गया, यहां पर आपका क्लोरीन है, यहां पर आपका ब्रोमीन। ठीक है सर, अब देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तो ये दोनों के परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं। अब सर एक नंबर किसको देंगे? क्या बात हुई सर, ये तो गड़बड़ हो गई, नया रूल लाना पड़ेगा। बिल्कुल आएगा। अब आता है आपका रूल नंबर 2। क्या बोलता है कि जब कभी भी परमाणु के पास में, जब किसी परमाणु के पास में जो किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन से जुड़े हुआ जो परमाणु है, उनका परमाणु क्रमांक समान आ जाए तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसका क्या हो? परमाणु भार ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? परमाणु भार ज्यादा हो। तो देखो इसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे? सर ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। उसके बाद में क्लोरीन को, और अब किसको मिलेगा? ड्यूटेरियम को 3 नंबर, और ये आ गया आपका 4 नंबर। ये बात भी सिंपल थी, मान गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब तक नई दिक्कत और क्रिएट कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि जब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। एक और कंपाउंड लिख देता हूं, ये हो गया आपका CH3OH, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH3 कहाँ से होगा? अरे CH2 होगा, CH2OH, ये हो गया CH2, ये हो गया आपका Cl। अब बताओ सबसे पहले किसको नाम दोगे? सब दिक्कत आ गई ना? कोई बात नहीं, ये लो मैं तीसरा नियम बना लेता हूं आपके लिए। मैं नहीं बना रहा हूं रे, ये बना के चले गए और हमें पढ़ना पड़ रहा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अब यहां तक क्या था? परमाणु क्रमांक समान आ गए, द्रव्यमान को देख लिया। इधर देखो, अब मैं नंबर लगाना चाहूंगा, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। तो सर इसमें सबके, ये कार्बन से जुड़े सब कार्बन, तो सबको एक एक नंबर दे दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको अलग अलग नंबर देना है। इसके बाद में यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है, यहां 2 हाइड्रोजन और एक Cl ग्रुप है, तो किसको देंगे? तो जब कभी भी किरेल कार्बन से जुड़े हुए जो यौगिक है वो सब एक जैसे हो जाए, तब हमें कौन सी बात याद करनी है? कि सर तब हमें ये बात याद करनी है कि तब उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसके बाद में जो परमाणु आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा किसका नंबर है। तो देखो आपका ऑक्सीजन आ तो ऊपर की तरफ रह रहा है, लेकिन यहां पर फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन नीचे की तरफ आएगा, तो आपके पास में क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। तो 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, क्योंकि यहां पर OH है, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा। अरे इतना सीख लिया क्या? तीनों रूल आपने अच्छे से सीख लिए क्या? अब आओ मैं इसका नामकरण करना आपको सिखा देता हूं। क्या करना सिखा देता हूं? नामकरण आपको एकदम अच्छे वाले महाराज बना देता हूं। आप सबका नामकरण करते रहो। देखो, अकॉर्डिंग टू CIP रूल वी नंबर और रैंक द 4 एटम और ग्रुप अटैच टू ए किरेल कार्बन इन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी CIP नियम के अनुसार हम किरेल कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह को उसकी प्राथमिकता क्रम देते हैं। सबसे ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे? हायर एटॉमिक नंबर ग्रेटर विल बी द प्रायोरिटी। यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, उसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी, तो हमने आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को दे दिया। फिर सेकेंड रूल क्या है? इफ द एटॉमिक नंबर इज सेम देन द एटॉम हैविंग हायर मास नंबर इज ग्रेटर या फिर हायर प्रायोरिटी।
ओके, यदि परमाणु क्रमांक समान है तब उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसका परमाणु भार ज्यादा हो। ये लो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का सेम एग्जांपल हमने वहां पर भी लिया है, ठीक है। बाद में क्या लिया कि यदि यहाँ पर इस प्रकार से था तो ब्रोमीन और क्लोरीन में आपका सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आता है। तो हमने यहाँ पर इसमें हमने क्या कर दिया है, फिर से हमने गलत लिखा है, इसको मैं सही करके भेजूंगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर और ये 4 नंबर आएगा। फिर नामकरण करना सीखना है तब देखो। अब ये वाला जो है इसको बोलते हैं वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। कैसा बोला जाता है, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। ये वेज डैश जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें क्या है, इसमें देखो एक ये मैंने आपको पहले बताया, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये जो आयोडीन है ये आपकी तरफ है, ये अभी आयोडीन है ये आपकी तरफ है, और ये वाली जो आयोडीन ए है 4 नंबर वाली आयोडीन ये पीछे की तरफ है। क्या है, पीछे की तरफ है। इधर आओ, इधर से समझा देता हूं। आपके पास में कुछ इस प्रकार से ये कार्बन है, इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है आपका Br, ओके। दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, ये तो दोनों एक प्लेन के अंदर है, एक है बिलो द प्लेन यानी प्लेन के पीछे की तरफ है, वो आपका मान लिया आयोडीन है, और एक प्लेन से ऊपर की तरफ है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन। ये कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है, और आपको पूछ लिया जाए इसका नाम R होगा या S होगा, आप कैसे बताओगे। तो देखो सबसे पहली बात याद रखो कि सर हमें इसका सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि सर हमें इसका नंबरिंग देनी है, इसको नंबर देने हैं। किस प्रकार से नंबर देखो, सबसे ज्यादा नंबर किसको देने हैं कि सर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। ये आ गया 1 नंबर, ये आ गया 2 नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये आ गया 2 नंबर, ये आ गया 3 नंबर। आई बात समझ, सिंपल है कि नहीं है, ये तीनों हमने नंबर तो दे दिए। तीनों नंबर देने के बाद में 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 3 नंबर से हमें 4 नंबर की तरफ आगे बढ़ना है। तो हम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बताओ हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं या घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं R, यानी हमारा नोमेनक्लेचर कैसा होगा, R। और यदि हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, R और L, सॉरी R और L नहीं, R और S। क्या नोमेनक्लेचर करेंगे, R और S। D और L होता है R और S। अब मुझे बताओ यहां से हम कैसे गए हैं, सर घड़ी की विपरीत दिशा में गए हैं, तो नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए था, S। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है बात। अब जो आपका 4th प्रायोरिटी एटम या फिर चौथी प्रायिकता वाला एटम है वो अबोव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, ये देखना है हमें। तो हमारा जो 4th प्रायोरिटी एटम है वो अबोव द प्लेन है, यानी प्लेन से बाहर की तरफ है, तो ये आपका एस नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, आपका R। क्या हो जाएगा, एस चेंज होकर के क्या हो जाएगा, R। और यदि इस प्रकार से होता कि यहां पर आपके सामने क्या होता, हाइड्रोजन होता, और यहां आपके पास में क्या होता, आयोडीन होता, तो कैसे होता। तो देखो आपको क्या करना पड़ता, यहां से 1 नंबर डाला, 1 नंबर डालने के बाद में आप क्या डालते, यहां पर ये तो सेम ही रहता 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो आप 1 से 2 जाना सा, 2 से 3 जाए, तो आप कुछ इस प्रकार से जाते। लेकिन 4th प्रायोरिटी एटम हाइड्रोजन इसके पीछे की तरफ होता, तो अब ये R S में कन्वर्ट नहीं रहता, सिर्फ कैसा रहता, S ही नोमेनक्लेचर रहता। किस प्रकार से रहता, S रहता। ऐसे होता है जब आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, इसको बोला जाता है वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। PDF में कुछ मिस्टेक थी तो वो मैं सेंड अपने आप करके ही अपलोड करूंगा। दूसरा एक और नाम देख लेते हैं, ये मैं इस प्रकार से बना लिया। यहां पर आपको पता ही है क्या रहता है, कार्बन रहता है। ये क्या है, वो था वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बातें मैंने बोला है ना कि आप पहले बेसिक नहीं पता है तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। ये कैसा है, ये वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन है, और ये होता है आपका फिशर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा, अब हिंदी में नाम तो फिशर ही रहने वाला है, इसका नाम मैं हिंदी नहीं बता सकता क्योंकि हिंदी में दिया ही नहीं था, साइंटिस्ट ही बाहर का है।
ये किसने दिया था? ये होता है फिशर कॉन्फ़िगरेशन। फिशर कॉन्फ़िगरेशन आपका, जैसे आपने किसके अंदर पढ़ा होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर पढ़ा होता है इस प्रकार से। तो ये जो प्रेजेंटेशन होती है किसी मॉलिक्यूल को दर्शाने की, इसको बोलता था फिशर कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि फिशर कॉन्फ़िगरेशन में किसी का नाम देना होता है तो सबसे सिंपल कंपाउंड का भी मैं नाम देना चाहूं तो यहां पर मान लो मेरे पास में क्या है, यहां पर मेरे पास में है CHO, ठीक है, यहां पर मेरे पास में है OH, यहां पर मेरे पास में है हाइड्रोजन, और यहां पर मेरे पास में है, यहां पर मेरे पास में हाइड्रोजन यहां पर हो गया, और यहां पर मेरे पास में है CH2OH। अब मुझे बताओ इसमें आपको क्या क्या जानकारी है फिशर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो फिशर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो 20 वाली लाइन होती है, ये लाइन यहां से लेकर के यहां तक जहां पर कार्बन होते हैं, ये लाइन होती है इन द प्लेन, मतलब ये लाइन तो प्लेन के ऊपर रहेगी। उसके बाद में ये वाला जो उसके सबसे बाहर वाला परमाणु होगा ये होता है बिलो द प्लेन, ये भी होता है बिलो द प्लेन। जो इनकी शाखाएं होती है ये सभी होती है अबोव द प्लेन, ये सारी कैसे होती है, अबोव द प्लेन होती है। मतलब ये सर बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन, ये क्या है, मतलब यहां पर देखो ये जो है ये यहां पर यहां से लेकर के यहां तक ये एक श्रृंखला है। इसके ऊपर की तरफ जो कंपाउंड जुड़ा हुआ था CHO, वो इससे पीछे की तरफ है, कैसा है, इससे पीछे की तरफ है, और इसके नीचे की तरफ जो ये CH2OH है ये भी पीछे की तरफ है, ये CHO है ये भी पीछे की तरफ है, लेकिन ये OH और ये हाइड्रोजन है ये आपकी तरफ आगे की तरफ आ रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से क्या है, फिशर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, ये दोनों दबे हुए हैं, ये दोनों बाहर की तरफ आए हुए हैं, और ये कैसा है, ये एक प्लेन के अंदर उपस्थित है। तो अब इनका पहले क्या दो, इनको नंबरिंग दो। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन। मुझे बताओ परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका होता है, कार्बन का या ऑक्सीजन का? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का। ये हो गया आपका नंबर 1। ओके, उसके बाद में नंबर 1 देने के बाद में नंबर 2 किसको दोगे, यहां पर CH2OH है, यहां पर CHO है, किसको नंबर दोगे ज्यादा, किसको नंबर दोगे ज्यादा? तो यहां पर नंबर देने पड़ेगा आपको 2 नंबर इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, बॉन्ड को देंगे। ओके, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 3 नंबर, तो ये लो सर 3 नंबर इसको जाएगा, क्योंकि यहां पर 4 नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन। तो अब आपको रोटेट कैसे करना है, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, आप जा रहे हो घड़ी की दिशा में ही जा रहे हो। कैसा जा रहे हो, इस प्रकार से आपकी घड़ी होती है, वो उसका चुया कुछ इस प्रकार से घूमता है। तो 1 से 2, 2 से 3, तो कैसा होना चाहिए था नाम, R। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये अबोव द प्लेन है, तो R इज कन्वर्टेड इनटू S। तो इसका इस कार्बन, इस केरियल कार्बन का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में या नहीं आई? कि सर बिल्कुल आ जानी चाहिए थी, नहीं आई है तो फिर इसको अभी के लिए याद रख लेना, एग्जाम तक फिर हम और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो कोई क्वेश्चन और रह गया है क्या? बिल्कुल सर ये रह गया है, एन ब्यूटेन का स्वरूपण, ये तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ये होता है आपका एन ब्यूटेन। आई बात समझ में? अब फिर से वही लफड़ा है, किन किन के बारे में बताया जाए आपको एक छोटे से लेक्चर के अंदर, क्योंकि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा है। 2 के बारे में आपको बताया था, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन और फीचर कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 और आएगा, एक आएगा न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका आएगा शो हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन याद तो अब 2 घंटे का लेक्चर है तो सब रखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, पहले पढ़ाई की होती तो अच्छे से याद रहती। अब इसके 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं, आओ सीधा PDF के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां से आपको क्या फोटो ज्यादा दिखाई देते हैं, तो फोटो से क्या पता आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए और आप इनको याद रख लो। ये देखो, ये आपका है शो हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा?
ये हो गया आपका सोहर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है और आएगा, क्या आएगा कि एन ब्यूटेन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए या फिर एन ब्यूटेन का स्वरूपण लिखिए। तो आपको एन ब्यूटेन का सबसे पहले क्या लिखना है सर, ये फॉर्मूला लिखना है CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता है आपका एन ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन अलग होता है, एन ब्यूटेन अलग होता है। एन ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखने के बाद में यदि हम उसकी 100 हॉर्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगी। उसमें क्या होता है कि यहां पर ये क्या है, यहां पर एक ये डंडी है, ये हाइड्रोजन जो है ये इसको मैंने ऐसे टेढ़ा करके रखा है। ये जैसे ही मैं आपकी तरफ घुमा दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी, ये लो सर, किस प्रकार से होगी, ये कुछ इस प्रकार से होगी। यहां पर ऐसे ऐसे और इसके ऊपर बाद में ये नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये भी आपका कैसा है हाइड्रोजन, और ये ऊपर ये पीछे वाला कार्बन है तो इसके ऊपर वाला कार्बन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर एक गोला है, ये अंदर का वाला कार्बन, ये बाहर वाला कार्बन। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा, यहाँ इसके पास में जैसे ये नीचे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन हो गया, उसके पास में ये CH3 है, इसके पास में भी CH3 हो गया और इसके पास में CH3। तो देखो जब CH3 के ऊपर CH3 हो, क्योंकि हमने इसको एक दूसरे को, इसको मैं यदि घुमा करके इस प्रकार से लेके आ जाऊं कि इसको आपके सामने लेके आ जाऊं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो CH3 के जस्ट ऊपर CH3, हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन होगा। तो इसको बोला जाता है इक्लिप्स स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, इक्लिप्स या फिर ग्रसित सारूपण। जब इक्लिप्स होगा तब आपको पता है CH3 के जस्ट ऊपर CH3 रह रहा है, तो कार्बन के ऊपर कार्बन रहेगा, तो इनके बीच में आपस में क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। जब प्रतिकर्षण होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपका जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर होता है, कौन सा इक्लिप्स स्ट्रक्चर होता है, वो कम स्थायी होता है, लेकिन स्टैगर्ड जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो सर ये स्टैगर्ड किस प्रकार से होता है, ये लो अब आपको स्टैगर्ड ही समझा देते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड किस प्रकार से होगा, तो देखो यहां पर आपके पास में क्या होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां पर आपके पास मान लो CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपके पास में, इसके जस्ट सामने ये भी क्या है हाइड्रोजन। ये हो गया आपका ये पीछे वाला कार्बन मान लो, तो इसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन होगा, उसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। तो किस प्रकार से होगा, CH3 के जस्ट सामने CH3 और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। तो मुझे एक बात बताओ, अब इनमें प्रतिकर्षण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, एक दूसरे एटम के ऊपर एटम आ रहे थे तो प्रतिकर्षण हो रहा था, इनके बीच में ऐसे घुमा दिया। मैंने क्या किया, इसी कंपाउंड को लिया, इसी कंपाउंड को लेकर के क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, इस बॉन्ड को मैंने ऊपर की तरफ लेके आ गया, तो ये CH3 था, और उस बॉन्ड को नीचे की तरफ दबा दिया, CH3 एक दूसरे के कैसे आ गए, खिलाफ आ गए। तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड बोलते हैं। और स्टैगर्ड जो होता है उसमें कम प्रतिकर्षण होता है, उसकी वजह से मोर स्टेबल होता है, यानी अधिक स्थायी होता है। आई बात समझ में। उसके बाद में दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, न्यूमैन प्रेजेंटेशन। ये आगे आपका न्यूमैन नामक साइंटिस्ट ने इस प्रकार से बताया था। ये देखो यहां पर देखो CH3 जो है, ये जो CH3 जो है, ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के सामने है, जस्ट सामने है। तो ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के सामने है, तो इनकी ऊर्जा कैसी है, ये इसकी क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। तो जहां पर एनर्जी सबसे कम होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी देखो CH3 एक दूसरे के सामने, इधर भी CH3 और CH3 एक दूसरे के सामने है। तो जहां जहां आपका स्टैगर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, स्टैगर्ड आ रहा है, उनकी एनर्जी कम है, स्थायित्व ज्यादा है। लेकिन देखो यहां पर CH3 और CH3 देखो एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, तो इसकी एनर्जी देखो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। दूसरे में देखो ये दोनों पास पास में है, तो यहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता, तो ये उससे इनके कंपैरिजन में तो स्टेबल होती है, लेकिन स्टैगर्ड के कंपैरिजन में स्टेबल नहीं होती है। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये सारी बातें लिख के आनी पड़ेगी। देखो यहां पर जब इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, और ये कौन सी है, ये इक्लिप्स्ड है,
और ये कौन सी है, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है। जब स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होती है तब इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखो, CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है सर, यहाँ पर 180 डिग्री का है, और ये कितना है, ये मान लो 0 डिग्री है, तो ये यहाँ पर सॉरी 360 डिग्री है, कितना, एक दूसरे के जस्ट सामने घुमा दिया है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल देखो कितना है कि सर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल सिर्फ CH3 और CH3 के बॉन्ड के बीच में बन रहा है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और वहाँ पर लिख के आनी है। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कब स्टेबल होगी। उसके बाद में यूनिट 5 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से जो सीधे हमेशा पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं होता है, उसकी भी PDF आपके ऐप के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। इस PDF को लिखते टाइम एक दो जगह मिस्टेक थी, वो मैं आपका सुधार करके वापस आपकी व्यवस्थित ऐप के ऊपर डाल देता हूँ। ये इतना पढ़ के जाओ, एग्जाम टाइम में आपका कुछ भी, अब क्योंकि मैं इसको 2 घंटे में आपके 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो बहुत सी बातें सिखाने की, बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की है, लेकिन सारी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं आपको, अब मैं इसमें आपको कैसे बताऊं कि बताने बैठ जाऊं कि नहीं सर इक्लिप्स की ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों होती है, तो बहुत डीप जाएगा। कम से कम 8-10 घंटे में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, बहुत ही समझने वाली बातें उसमें होती है और एक दूसरे से सारी बातें कनेक्टेड है, और जब सब कनेक्टेड होती है तब आपको समझने में और मज़ा आता है। PDF आप ज़रूर रेफर करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और एग्ज़ाम अच्छे से देकर आओगे। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनके मैसेज कॉल है कि सर फेल होते हैं क्या? बिल्कुल फेल नहीं होते, पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते, और आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, करते रहो पढ़ाई। कोई दिक्कत आए तो कल का दिन और है, मुझे मैसेज करोगे, मैं आपका जवाब दूंगा। बताते रहना कि सर आपको कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। और हाँ, PDF देखना न भूले, PDF में 100% वहाँ से आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।